जो व्हाइट वाले आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, ये एक स्टैचू बनाया हुआ है विक्ट्री का, ये देखिए। ये सामने इसके नीचे अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ी मार्केट है, ग्लोबस मार्केट है इसके नीचे, इस जगह के नीचे। वो एक सामने ग्लोबस लिखा हुआ है, शायद आपको नजर आ रहा हो। वो उधर होटल है, उक्रेना होटल, उसका पहले नाम होता था होटल रूस, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके यूक्रेन होटल कर दिया गया है। ये सामने उकर पोस्टा जो है गवर्नमेंट का, जो है उकर पोस्टा, वो है यहाँ का। और ये साइड पे जो मेरे होटल्स वगैरह हैं, यहाँ पे कैसीनो वगैरह भी हैं, एक कैसीनो भी है यहाँ पे साथ में। तो ये देखिए, ये सारी आगे चलते हैं, वो सामने जहाँ पे आपको एक ट्रक जाता हुआ दिख रहा है, वहां पे मेयर ऑफिस है उसके साथ में बिल्कुल। यहाँ से तकरीबन मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से तकरीबन 100 मीटर पे मेयर का ऑफिस है वहां पर। और ये आप कह रहे हैं कि 100 मीटर पर मेयर का ऑफिस है। कुलदीप जी, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, क्योंकि राजधानी कीव को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उस लिहाज से कम जो हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आप फैक्चुअली मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ये ट्रैफिक की मूवमेंट इनमें देखी जा सकती है। क्या ये लोकल्स हैं हु आर आउट देयर ऑन द स्ट्रीट, और सिक्योरिटी फोर्सेस हम कम से कम जितना तस्वीरों में देख पा रहे हैं उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं? आप सिक्योरिटी फोर्सेस की कितनी प्रेजेंस देख पा रहे हैं? देखिए, अभी मुझे यहाँ पे 20 एक लोग दिख रहे हैं सिक्योरिटी वाले, और ये जो बिल्कुल बैरियर्स के पास, ये अभी पुलिस की गाड़ी जा रही है, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ और जो लोकल्स हैं वो देखिए बोरियों में रेत भर रहे हैं वहां पर, जो कि रेत इकट्ठी करके बैरिकेड्स के ऊपर लगाएंगे ये लोग। ये एक यहाँ से नीचे सीढ़ियां जाती हैं बेसमेंट, मतलब जो एक रास्ता है इस सड़क से उस तरफ जाने का, वहां पे दोनों तरफ देखिए इनकी सिक्योरिटी के लोग खड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 जगह पर इन्होंने ब्रेकर्स लगाए। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। आप अगर आपके लिए किसी तरह का सिक्योरिटी कंसर्न ना हो, तो क्या आप गाड़ी के बाहर आकर ये तस्वीरें दिखा पाएंगे? आर यू अलाउड टू डू दैट? इफ यू आर अलाउड टू डू दैट, आप थोड़ा सा गाड़ी के बाहर आकर इन तस्वीरों को दिखाएं, थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी हमारे दर्शकों को भी मिल पाएगी। और एक बहुत बड़ा मैसेज इन तस्वीरों में छिपा हुआ है, वो मैसेज भी जाएगा। ये देखिए, अगर कोई रोकेगा मुझे, तो मुझे 1 आध सेकंड के लिए हो सकता है कैमरा बंद करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चिंत रहे आप। तो ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे उस तरफ सब। आप थोड़ा सा ट्रैफिक का मूवमेंट अगर यहाँ की, ये जो आप जहां पर हैं, क्या आप डिस्क्राइब कर पाएंगे? ये आपके अगल बगल में शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं? देखिए, ये एक मेरे राइट साइड पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ था, इसमें आग लग गई थी, दोबारा से इन लोगों ने उन्हें बनाया है। देखिए, ये नीचे आप जो देख रहे हैं, अभी आपको सिक्योरिटी वाले लोग नजर आ गए होंगे। ये नीचे देखिए एक स्टैचू बना हुआ है, इसके नीचे ग्लोबस करके है, ग्लोबस करके बहुत बड़ी मार्केट है, अंडरग्राउंड मार्केट। ये देखिए, ये यहाँ पर बैंक है जो कि इस समय बंद है, वो सामने होटल्स हैं 2-3, उसके पीछे एक गोल्डन सा आपको दिख रहा होगा चर्च, अगर आपको चर्च नजर आ रहा हो तो। जी, नजर आ रहा है आपको चर्च? ये 1927 ये होटल है यहाँ पर, एक 1927 की बिल्डिंग बनी हुई है। ये पीछे उस साइड पे मैकडॉनल्ड्स करके है। ये नीचे इसके बस 10 कदम आगे और जाने के बाद मेट्रो है नीचे। ये देखिए, इस साइड से अगर हम यहाँ से आगे जाकर हम थोड़ा सा राइट पे जाते हैं, तो यहाँ पर हयात और कॉन्टिनेंटल होटल हैं 2, जो इस समय बंद हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोगों को जो भी वहां थे उनको अपनी सेफ जगह पर जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दी थी, तो उनको खाली करना पड़ा है। और अभी आप मेट्रोस का जिक्र कर रहे थे, अभी आप ये बहुत क्लियर तस्वीर है कि थोड़ा सा आप अपने कैमरा को अगर उसी पोजीशन में होल्ड कर पाए, अब हम ज्यादा क्लियर पिक्चर्स देख पा रहे हैं कुलदीप जी। और साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाह रहे थे, कल ही आपने बताया था कि कर्फ्यू जो है वो शाम को लगता है, आपने शायद शाम 7 बजे का वक्त बताया था कर्फ्यू के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कर्फ्यू लगता है तो उस समय क्या जाहिर तौर पर लोगों के निकलने पर पाबंदी है, लेकिन फिर एसेंशियल सप्लाईज को लेकर क्या हालात होते हैं? देखिए, सप्लाईज मिल रही हैं। आप देखिए सामने, ये देखिए, ये लोग अपने झोले में सामान लेकर जा रहे हैं, आप देख रहे हो तो 3 लोग हैं, ये मार्केट से जो खुली हुई दुकानें हैं वहां से अपना सुपरमार्केट से सामान लेकर घर की तरफ जा रहे हैं।
तो देखिए सामान अवेलेबल है, अगर आप लोग आलसी नहीं हैं, घर से निकल सकते हैं तो सब कुछ मिलेगा। अब ये सोचे कि आपके पास हर चीज पहुंचाई जाए तो वो नहीं होगा इस समय, क्योंकि वार की सिचुएशन देखो, मैं जब भी जा रहा होता हूँ मुझे कोई भी मार्केट तो कुलदीप कैपिटल कीव में मौजूद है आप। जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन बोम्बार्डमेंट देख रहे हैं, हम आपको कैपिटल कीव से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। जी न्यूज आपको कैपिटल कीव में क्या ग्राउंड रियलिटी है वो तस्वीरें दिखा रहा है। कुलदीप जी, आप बात भी पूरी करें और साथ ही ये बताएं कि ये बार बार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, रशियन फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कैपिटल कीव में भी क्या उसे लेकर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी अब आपको दिखाई दे रही है? और दूसरा ये आपने बताया थोड़ी दूर मेट्रो है, मेट्रो में हमने लगातार पढ़ा और सुना है और तस्वीरें भी देखी हैं कि बड़ी संख्या में जो लोकल्स हैं वो वहां पर हैं, क्या ऐसा है? ऐसा है, कुछ मेट्रोज है जहां पे इनको बोला गया है कि सपोज आपको जैसे ही लगता है सायरन बजता है तो आप लोग वहां पे जाके सेफ रह सकते हैं। अब ये देखिए एक ट्रक जा रहा है, इसमें बोरियां रेत में भरी हुई है, वो देखिए दूसरा ट्रक जा रहा है, आप देख रहे हो। तो ये बैरिकेड्स लगाने के लिए बैरिकेड्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उनको, ताकि कीव को जितना भी हो सके उनके ब्रेकर्स लगा दिए गए हैं ताकि उनको सीधा ना जा सके। उनको हर जगह पे ब्रेक लगाना पड़ेगा और जहां जहां उनका ब्रेक लगेगा वहीं वहीं के हमारे सैनिक और हमारे लोकल जो हैं वहां पर उनके साथ फाइट करने के बाद उनको वहीं पे मार गिराएंगे। जी जी। और ग्राउंड पर और क्या क्या हम देख रहे हैं? लोकल्स को अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि वो सामान लेकर जा रहे हैं, वो तस्वीर अब हम देख पा रहे थे थोड़ी देर पहले आपने जो कुलदीप जी तस्वीरें दिखाई हैं। आपने जिस तरह से ग्राउंड रियलिटी पहुंचाई है कुलदीप जी, हमारे सारे एक्सपर्ट्स उसके लिए आपकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कीव की एक और तस्वीर हम लगातार नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा के माध्यम से देख रहे हैं और एक तरफ आप हैं जो ये ग्राउंड की तस्वीर पहुंचा रहे हैं जी न्यूज के माध्यम से करोड़ों लोगों तक। और कीव में आपको नॉर्मल रूटीन से अगर मैं बात करूं तो इस वक्त क्या कुछ अलग और हटकर दिखाई दे रहा है कि आम लोग जो है उनमें क्या फीलिंग है इस वक्त? वो डरे हुए हैं, वो खौफ में हैं, वो इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की तो यही दावा कर रहे हैं कि यूक्रेनियंस झुकने वाले नहीं हैं। बाकी तो के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि किसी भी टाइम लड़ाई की जा सकी है, किसी भी टाइम लड़ा जा सका है। ये लोग तैयार है, वेपन्स लेकर तैयार है, पेट्रोल बम्स लेके तैयार है, जो भी है। और कपड़े भी मैंने उस हिसाब से नहीं डाले हुए कि तो सब मुझे इतना डर कहीं पे भी नहीं लग रहा जो कि ऐसा लगे कि हम बाहर ना निकल सके। हर आदमी अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए मार्केट में जा रहा है, किसी को दवाइयाँ चाहिए, किसी को पेट्रोल चाहिए, खाने पीने का सामान चाहिए। आज शॉपिंग आजकल नहीं हो पा रही कि आप सुंदर कपड़े नहीं खरीद पा रहे हो, बाकी सब ठीक है। जाने तो जान है कुलदीप जी, जान है तो जान है। आई रियली लाइक द स्पिरिट। आप अब भी जोक कर पा रहे हैं, मजाक कर पा रहे हैं, लेकिन आप बहुत बहादुरी के साथ जो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है हमारे दर्शक जो है वो इस वक्त आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। आप शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप हमारे आंख और कान है इस वक्त ग्राउंड पर, और जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, ये हमारे मेहमान हैं, दे ऑल आर अप्रिशिएटिंग यू। आई वांट टू टेल यू दिस मच। ये गाड़ी जा रही है, एक देखिए, ये देखिए, एक देख पाए आप इस गाड़ी को? हम देख पा रहे हैं गाड़ी को, आप बोलिए बोलिए। हम देख पा रहे हैं ट्रैफिक, हम सामने देख पा रहे हैं, गाड़ियां लगातार मूव करती हैं। ये आर्मी की एक गाड़ी जा रही थी जिसके ऊपर इनके वेपन्स लगे हुए थे। आप गाड़ी शायद वो देख नहीं पाए। तो इस तरह के व्हीकल्स की मूवमेंट क्या बढ़ी है आप बीते दिनों में? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ी है, तो इस तरह के व्हीकल्स की मूवमेंट, वो चेक पोस्ट, सबसे ज्यादा चेक पोस्ट बढ़े हैं, चेक पोस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं चेक पोस्ट मतलब मल्टीप्लाई बाय 3-4 कर दीजिए, वो हो गए हैं। ये चेक पोस्ट इतने बढ़ गए हैं सिटी के अंदर भी। ये जिस समय जहां पर आज मैं खड़ा हूं, ये कल नहीं था यहाँ पर। कल सिर्फ ये कुछ लोहे के वो पड़े हुए थे यहाँ पर, बाकी ये चेक पोस्ट ये कल और आज के बीच में ये तैयार हुआ है।
और अभी ये हो रहा है, कल आप देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, वहां पर ग्राउंड में कैपिटल बेला भी मेरी वाइफ मेरे साथ में बैठी एक न्यूज दिखा रही है कि बेलारूस ने मना कर दिया है अपने लड़ाई करने के लिए यूक्रेन के साथ में। ये हमारे पास ये न्यूज है अभी, मेरी वाइफ साथ में बैठी हुई है। तो इसका सोर्स क्या है सर? आपको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली है? Это новости, которые приходят у нас реально। हमारे जो ये वो है रियल वो है यहाँ पर जो हमारे पास न्यूज आती रहती है, उसमें है ये एक न्यूज अभी पढ़ी जा रही है वो लोग। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, लोकल न्यूज में ये दावा किया जा रहा है, लोकल न्यूज में इस तरह का दावा किया जा रहा है कि बेलारूस कह रहा है कि वो नहीं लड़ेगा यूक्रेन के साथ, क्योंकि पहले ये अंडरस्टैंडिंग और दावे किए जा रहे थे, क्लेम्स किए जा रहे थे कि बेलारूसियन जो सोल्जर्स हैं वो रशियन सोल्जर्स के साइड बाय साइड लड़ेंगे। लेकिन मैं कल की एक न्यूज देख रहा था, उसमें अमेरिका ने भी कहा था कि बेलारूस में सोल्जर्स का कुछ ऐसा नजर नहीं आ पा रहा है सैटेलाइट के थ्रू कि वहां पर तैयारी हो रही है हमारे साथ वॉर की, ऐसा कुछ वहां पे नजर नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लगता कि बेलारूस हमारे साथ, वैसे तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि रशिया और बेलारूस बहुत दोस्त है, क्योंकि अभी रेवोल्यूशन जो होने वाला था वहां पर बेलारूस में तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की थोड़ी मदद के साथ ही वो उसको रोक पाए थे, तो वो शायद उनका साथ देते। लेकिन जो अभी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से लगता नहीं है कि बेलारूस बीच में आएगा। और हमारी तो मैं लास्ट टाइम भी बोलता हूँ, सब जगह पर बोलता हूँ, ये इस एंगल पर हम लौटेंगे। मैं आपसे भी ये समझना चाहती हूँ, इस समय मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये एक बड़ी खबर दिखा देते हैं कुलदीप जी, और उसके बाद में वापस आपसे मेरे कुछ सवाल है। यूक्रेन और रूस में एक और राउंड ऑफ टॉक हुआ है, थोड़ी देर में ये राउंड ऑफ टॉक होगा, सॉरी, तो थोड़ी देर में बातचीत होगी रूस और यूक्रेन के बीच में, और इस बातचीत में क्या कुछ निकल कर आ पाएगा, क्योंकि देखिए हम टॉक्स के बारे में लगातार बता भी रहे हैं आपको और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ कीव की जो तस्वीर कुलदीप जी आपको दिखा रहे हैं वो अलग तस्वीर है, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं रशियन स्ट्राइक्स की, जिसमें इमारतें तबाह हुई हैं, जिसमें सिविलियंस को निशाना बनाने की बात कही जा रही है, उस लिहाज से ये टॉक्स कितनी मायने रखती हैं? इनमें कुछ सब्सटेंशियल निकल कर आ पाएगा क्या? बराबरी के आधार पर बातचीत के लिए रूस तैयार है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का ये स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति पुतिन अपने रुख पर कायम है। ये बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, रूस की तरफ से कोई शर्त नहीं है। हालांकि इससे पहले 3 शर्तों का दावा किया गया था जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बातचीत हुई थी रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, 3 शर्तों की बात तब कही गई थी। और अब रूस के विदेश मंत्री लावरोव का ये बड़ा स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं, बराबरी के आधार पर बातचीत के लिए तैयार है, कोई प्री कंडीशन नहीं है, ऐसा दावा अब रूस द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ कुलदीप जी हैं कैपिटल कीव से, कीव जिसके बारे में कहा जा रहा है कि निर्णायक लड़ाई, आप रोज सुनते हैं अब रशियन फोर्सेस 10 किलोमीटर दूर, अब रशियन फोर्सेस 20 किलोमीटर दूर, हर रोज ब्रॉडकास्ट में इसी पर सबसे ज्यादा डिस्कशन आप सुन रहे होंगे। कुलदीप जी, ग्राउंड पर रशियन फोर्सेस को लेकर क्या खबर है? रशियन फोर्सेस कैपिटल कीव से कितनी दूर है? वहां पर क्या कहा जा रहा है? लोकल अथॉरिटीज क्या कह रही है? थोड़ी देर पहले आपने कीव के मेयर के ऑफिस का भी जिक्र किया था, वहां पर वो किस तरह के अपडेट्स दे रहे हैं आप लोगों को? देखिए, ये एक छोटी सी, मुझे तो ये कहीं वो फौजें खड़ी हैं कितनी दूर ये मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है कि 30 किलोमीटर दूर है हमसे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं, सब अफवाहें हैं, रूमर्स हैं कि वो 30 किलोमीटर दूर है। इस बात की अगर आप मेरे पास, मतलब मैं चाहूं तो आपको 30 किलोमीटर एक राउंड पूरे उसका लगवा सकता हूं कि पूरे रेडियस में कि कहीं पे भी कोई फौज 30 किलोमीटर के अंदर नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। थोड़ा सा एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि मैं इंडियन हूं, मेरे इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूं, उनको बीच में आना चाहिए वार्तालाप के लिए। मेरी पूरे हिंदुस्तान के जितने भी बड़े नेता हैं, रिक्वेस्ट है कि इसको युद्ध विराम के लिए, उनको वार्तालाप के लिए प्लीज उनको बीच में आना चाहिए। पुतिन से सिर्फ एक बात करें, सिर्फ बात करें। हाँ ना तो पुतिन के हाथ में है, व्लादिमीर पुतिन जो अपने प्रेसिडेंट हैं रशिया के, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वार्तालाप के लिए एक बार कोशिश की जाए।
सिर्फ एक फोन, कुलदीप जी आप वो रहिए हमारे जरूरी है। साथ, आप रहिए हमारे साथ। और भी कई सवाल आपसे हैं, जल्दी से एक और स्टेटमेंट हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये आपको बताते हुए कि जी न्यूज़ पर इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ये देख रहे थे, ये तस्वीर कैपिटल कीव से ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रख रही है। जब आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देख और सुन रहे हैं, उस लिहाज से तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट, उसका ये बड़ा स्टेटमेंट, अंजाम तक यूक्रेन के साथ लड़ाई जारी रहेगी, रूस के विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान है। देखिए, एक तरफ टॉक्स की बात की जा रही है, वही जिन कॉन्ट्रडिक्शंस का हम जिक्र कर रहे थे, एक तरफ आप कहते हैं हम बातचीत के टेबल पर आएंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमारी कोई शर्त नहीं है, और फिर आप आते हैं और आप कहते हैं कि अंजाम तक, जब तक ये लड़ाई नहीं पहुंचेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। तो टॉक और ये मिलिट्री वॉर दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे, ये अपने आप में बड़े सवाल है। और रूस द्वारा पहले भी स्पष्ट किया गया था कि टॉक से बहुत जल्दी एक्सपेक्ट ना किया जाए। इसके अलावा प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी ये बार बार अपना स्केप्टिसिज्म दोहराते रहे हैं कि बातचीत से उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रही है, लेकिन एक और राउंड की बातचीत होगी। रूस के विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान कि अंजाम तक यूक्रेन के साथ ये युद्ध जारी रहेगा। हमारे साथ कुलदीप जी हैं कैपिटल कीव से। कुलदीप जी, सॉरी इफ यू फील आई एम ग्रीडी, आई एम नॉट। हम सिर्फ ग्राउंड रियलिटी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से। तस्वीरें एक बार फिर से आप दिखाएं हमारे दर्शकों को, और साथ ही ये बताएं क्या मेयर के ऑफिस से या लोकल अथॉरिटीज की तरफ से कोई इंटीमेशन है। जी सर, बोले। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, उसके 2-3 मिनट के बाद मुझे बंद करना होगा कैमरे को, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे आके ऑब्जेक्शन किया यहाँ पर अभी। तो मैं 2-3 मिनट के लिए फिर मैं दूसरी जगह जाके फिर आपको फोन करके दोबारा से ये देखिए तस्वीरें देखिए जो मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। और मुझे लगता है ये जो मीटिंग होगी ये पॉजिटिव रहेगी, देखना आप। आने वाली मीटिंग जो है वो पॉजिटिव होंगी, और हमारा युद्ध विराम, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में किसी में भी ये स्थिति आ जाएगी कि युद्ध विराम होगा। ये हम लोगों की पॉजिटिव सोच है और ऐसा होने वाला है जल्दी, मुझे ऐसा लगता है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हम भी यही मानते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जिस तरह का विध्वंस और विनाश लगातार देखने को मिल रहा है तस्वीरों में, वो नहीं होना चाहिए। और भारत अपना स्टैंड यूएन में दोहरा चुका है कि हम शांति के लिए कमिटेड हैं, बातचीत के साथ, बातचीत के माध्यम से इस समय जो संकट है उसका समाधान निकाला जाए। यही इंडिया का भी स्टैंड रहा है। कुलदीप जी, आप बातचीत को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है? हर किसी को यहाँ पर इंतजार है कि वहां पर सीज फायर हो, किसी तरह की सोल्यूशन निकले, क्योंकि युद्ध कभी भी समाधान लेकर नहीं आता। आम जनता सफर करती है, सेना को लड़ना पड़ता है, हालांकि युद्ध का डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है। अभी आप ये क्या सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़ी हुई तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे हैं, जो आप मेंशन कर रहे थे कि ये प्रेस वाले हैं यहाँ पे, ये प्रेस वाले खड़े हुए हैं, देखिए आप। और वो सामने जो है हमारे जो सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप। और ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आप बता पाएंगे मुझे किसकी है? ये जो व्हाइट वाली बिल्डिंग है ये ओपेरा है यहाँ का, यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं। वो ग्लोबस आपने लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ग्लोबस। वो देखिए, ये जो शीशे की जो थोड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये स्टैचू के नीचे, ये मार्केट है अंडरग्राउंड पूरी यहाँ पे नीचे। ये पूरी की पूरी नीचे मार्केट है, लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। ये पूरी यहाँ से लेकर आगे एंड तक मार्केट है। यहाँ पे जो एक सबसे अमीर आदमी है यहाँ के, अखमेतोव करके, उनका भी यहाँ पे एक मॉल है, सुम करके। जी जी, आप कुलदीप जी हमारे साथ रहिए, क्योंकि आप, जैसा कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि कैपिटल कीव की ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप वहां पर हमारे आंख और कान हैं, आप जो जनता है, जो दर्शक हैं, उन तक ग्राउंड रियलिटी पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए आपको सराहा भी जा रहा है। और आज की जो बड़ी तस्वीरें हैं वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। कुलदीप जी, मैं आऊंगी आपके पास और तस्वीरों के लिए, और भी कई सवाल हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं, एक तरफ कैपिटल कीव की आपने तस्वीरें देखी, आपने देखा, उन्होंने अभी कुलदीप जी ने दिखाया कि किस तरह से कर्फ्यू 7 बजे से लगाया जाता है। सड़क पर आपने वाहनों को दौड़ते हुए देखा। और ये अब डोनेट्स्क की तस्वीर है कि एक महिला कैसे बाल बाल बची है।
वो लकी थी तो वो बच गई। ऐसी तस्वीरें आपको याद होगा, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था शख्स, तब ऐसे ही ब्लास्ट और धमाका हुआ था, वो भी बाल बाल बचे थे। एक जर्नलिस्ट की तस्वीर भी इसी तरह से आई थी, वो रिकॉर्ड कर रहे थे और रिकॉर्ड करते करते पीछे धमाके की आवाज आई और जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन पर किस तरह से एक के बाद एक मिसाइल अटैक लॉन्च किए गए हैं रशिया द्वारा, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। बार बार आपको बता रहे हैं 8वां दिन रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसका 8वां दिन, और एक एक तस्वीर जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कीव रेलवे स्टेशन की तस्वीर जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कुलदीप जी कर रहे थे, वहां कैसे रशिया द्वारा स्ट्राइक की गई है, ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। यूक्रेन बार बार कह रहा है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। और यूएन की एजेंसी जो है वो भी कह रही है कि अगर 7 दिनों की बात की जाए तो 10 लाख लोग पलायन कर चुके हैं यूक्रेन से। ऑयल टैंक में किस तरह से धमाका हुआ, आग की लपटें देखिए, धुएं का गुब्बार देखिए, और रशिया द्वारा ऑयल टैंक्स को निशाना बनाया गया, ऑयल डिपोज को निशाना बनाया गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इसके अलावा एयरबेस, एयरपोर्ट्स, लगातार इन्हें चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है रशियन फोर्सेस द्वारा। और हम आपको लगातार हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस बैटलफील्ड से हमारे तक पहुंच रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, जनरल सिन्हा हमारे साथ हैं, जनरल मेस्टन हमारे साथ हैं, सुरेश जी हमारे साथ हैं और रोबिंदर सचदेव भी हमारे साथ हैं। जल्दी से एक कमेंट जनरल सिन्हा पहले मैं आपका चाहती हूँ। हम यहाँ पर पूरी एक तरीके की इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट देख रहे हैं। एक तरफ कुलदीप जी हैं जो कैपिटल कीव की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको कामनेस दिखाई देती है, शांति दिखाई देती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पर स्ट्राइक्स, एक महिला कैसे बाल बाल बची, धमाके, आग के गोले, धुएं का गुब्बार, ऑलमोस्ट हर तस्वीर में दिखा है। देखिए ये जब शहर में आदमी अपोजिट मतलब रशियन आर्मी जब कीव में घुसी अंदर, तो स्वाभाविक है जो इम्पोर्टेंट वीएज हैं, वाइटल वीपीज हैं, वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट्स हैं, उनको टारगेट करेगा। रेल हेड उसमें इम्पोर्टेंट बिंदु है। रशियन आर्मी का मकसद होगा कि वो पार्लियामेंट को कैप्चर कर ले, उस पर अपना आधिपत्य कर ले, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ढूंढने की कोशिश करे कि कहाँ वो हैं, उनको अरेस्ट करने की कोशिश करे। आपका रेडियो सेंटर, फिर आपके पुलिस हेडक्वार्टर्स, फिर सेना के इस्टेब्लिशमेंट को, जब ये सब कब्जे में आ जाएंगे तो काफ़ी नियंत्रण जो है रसिया के पक्ष में जाएगा। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट जेलेंस्की जिंदा हैं तब तक रेजिस्टेंस ख़त्म नहीं होगा। उस रेजिस्टेंस, यदि इस भौगोलिक क्षेत्र को रूस ने कैप्चर कर लिया लेकिन रेजिस्टेंस नहीं खत्म हुआ है तो ये रेजिस्टेंस चलता रहेगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया बड़ा कॉम्प्लेक्स मैनूवर होता है, इतना आसान नहीं है। हालांकि जेनेवा कन्वेंशन कहता है कि आप सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को, बिल्डिंग्स को टारगेट नहीं कर सकते, बस उसका उल्लंघन तो हम लोग देख रहे हैं हो रहा है। तो जैसे बोलते हैं कि जेनेवा कन्वेंशन एक जगह है लेकिन ज़मीन पे यथार्थ क्या है वो दूसरा रूप हमको देखने को मिल रहा है। तो अभी बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये, इस तरह से टाइम परिभाषित करना कि 2 दिन में, 4 दिन में, या 7 दिन में, या 10 दिन में सरेंडर हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है इस समय। और इस समय मेरी सहयोगी शिवांगी है, बुडापेस्ट से हमारे साथ है, यूक्रेन हंगरी बॉर्डर जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लोगों का पलायन लगातार जारी है। यूएन एजेंसी कह रही है करीब 10 लाख लोगों ने पलायन किया है पिछले 7 दिनों की बात की जाए। शिवांगी, बुडापेस्ट में किस तरह की तस्वीरें हैं और वहां पर जो भारतीय पहुंचे हैं, क्योंकि भारतीय छात्रों को इवैक्यूएट करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, वहां से किस तरह की तस्वीरें और भारतीय छात्र क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अदिति, देखिए यहाँ पर आए दिन यही तस्वीरें देखने को मिल रही है कि भारी संख्या में यूक्रेन से जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। खुद यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी यहाँ पर पहुँचे हैं, लगातार बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए जो भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल उन्हें वहाँ पर हुई, लेकिन एक बार जब इंडियन एम्बेसी से वो मिलते हैं या उनके संपर्क में आते हैं उसके बाद सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। अभी भी बहुत सारे छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी वहाँ से इवैक्यूएट कराया जाए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आज रूस और यूक्रेन का जो डेलीगेशन है उनके बीच दूसरे दौर की बात होगी। बेलारूस में सभी की निगाहें हैं कि आखिर इस बातचीत में क्या कुछ निकल कर आ पाता है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच ये जो संकट है, ये जो विवाद है बढ़ रहा है, इसका असर अब विश्व भर में देखने को मिल रहा है और सभी की निगाहें हैं
कि आखिर क्या होगा, क्योंकि देखिए इस युद्ध की वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो भारतीय छात्र हैं, हमें ये जानकारी मिली है कि यूक्रेन में उनके साथ भी अब अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा था। और हमने जब इन छात्रों से बात की तो साफ तौर पर उनका कहना है कि देखिए भारत के छात्र जो है वो एक शील्ड की तरह वहां पर काम कर रहे हैं, यानी कि जब तक भारतीय वहां रहेंगे यूक्रेनियंस को ये लग रहा है कि तब तक वो बच पाएंगे और उनके लिए वो एक शील्ड बने हुए हैं, इसीलिए शायद वो उन्हें रोक रहे हैं या जाने नहीं दे रहे। खैर, आपको बता दें कि हमें जानकारी मिली है यहाँ पर वो ये कि अगले 2 से 3 संभव है कि 2 से 3 दिन में इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो लगभग पूरा हो जाएगा। और इस पूरे इवैक्यूएशन प्रोसेस में अब भारतीय वायुसेना भी शामिल हो गई है। आज की अगर हम बात कर ले तो बुडापेस्ट से कई फ्लाइट जो हैं, चाहे वो इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो या फिर इंडियन एयरफोर्स की, यूक्रेन के निकोलाइव में यूक्रेनी सेना ने पुल उड़ाया है। यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी टैंक के तबाह होने की बात भी कही जा रही है। तो इससे पहले आपने सुना था कीव के पास पुल उड़ाया गया था और दूसरे शहर थे जो कनेक्ट करते हैं सिटीज को, वहां से भी पुल इसी तरह से यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा उड़ाए गए थे। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो निकोलाइव से आ रही है, जहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस ने पुल तो उड़ाया ही है, साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि रूसी टैंक जो है उसे भी तबाह किया गया है, रूसी टैंक को भी ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेन द्वारा कई दावे किए जा रहे हैं, जिसके तहत ये दावा किया जा रहा है कि उसने 9000 से ज्यादा रशियन सोल्जर्स को उसके फोर्सेस ने मारा है, जो रशिया को तबाही, रशिया का जो सैन्य सामान है उसमें उसे काफी नुकसान पहुंचाया है। तो पुल ध्वस्त किया गया है, रशियन टैंक जो है उसे तबाह किया गया है। उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पुल जब ध्वस्त किया जाता है तो हमारे मेहमान जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बार बार बता रहे, कोशिश ये होती है कि जो मार्च है या जो रशियन फोर्सेस का एडवांस है उसको स्लो डाउन किया जाए, उसको किसी तरीके से स्टॉल किया जाए। और वो हमने कई सिटीज में देखा है कि इससे यूक्रेनियन फोर्सेस को काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। तभी जनरल मैस्टन हम लगातार ये सुनते आए हैं बीते दिनों में, जैसे कि मैं बार बार कह रही थी, पहले आया कि 10 किलोमीटर दूर कैपिटल कीव से, फिर यहां तक कि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय तक ने कहा कि 30 ही किलोमीटर दूर है, 64 किलोमीटर काफिला लंबा है रशियन फोर्सेस का, ये तक जानकारी और इंफॉर्मेशन आई। और अभी हमने कुलदीप जी को जो तस्वीरें दिखाते हुए अभी अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाई, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। अदिति, मेरे ख्याल जो कुलदीप ने रिपोर्ट्स दिखाई हैं बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं और इससे सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाती है हम लोग को असेसमेंट देने के लिए। मेरा असेसमेंट इस प्रकार है अदिति, नंबर 1 कि जो ग्राउंड सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, इतनी गंभीर हालात नहीं है जिस प्रकार प्रोजेक्शन किया जा रहा था। नंबर 2, अब होने वाला क्या है, मेरे ख्याल लड़ाई अब ज़्यादा चलेगी नहीं। उसका कारण है, एक तो इंटरनेशनली आप देखिए कि जो यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई थी उसमें 141 वर्सेस 5 में रूस शामिल, मतलब 141:5 और 34 उसमें एब्सटेन किए थे। तो इंटरनेशनली और इसमें देखा जाए इंडिया और चाइना जो बहुत बड़े पावर हैं उन्होंने भी एब्सटेन किया। तो रूस को अब लगने लगा है कि उसकी इंटरनेशनल आइसोलेशन काफ़ी हद तक हो चुकी है। दूसरा, जो रूसी अभी स्टेटमेंट आए हैं बड़े ज़रूरी स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को एज अ लेजिटिमेट प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा चेंज उनके स्टांस में है। दूसरा ये है कि उन्होंने ये भी बोला है कि हम बिना शर्तें टॉक्स के लिए तैयार हैं। और जैसे आपने सही बताया, उससे पहले था फ्रांस के राष्ट्रपति के सामने उन्होंने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त रखी थी जिसमें ज़ेलेंस्की को भी निकलना है। तो ये एक चेंज स्टांस हो रहा है। तो ये सब देखते हुए मेरे को लग रहा है कि एक मॉडरेशन हो रही है रशिया की तरफ से, और उन्होंने ये भी रियलाइज किया है कि जो यूक्रेनियंस की जो विल पावर है, जो लड़ने की शक्ति है और जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी है, और वो भी अपनी सेना से मिलिट्री असेसमेंट ले रहे हैं रूसी सेना। और अब एक तरह से ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस मेरे को दिख रहा है रशिया की तरफ से, और शायद मेरे को भी लगता है जो पीस टॉक्स होंगी उसमें काफ़ी होप है। और एंड स्टेट जो भी निकलेगा, अगर ये पीस टॉक सक्सेसफुल होती है तो गिव एंड टेक होगा, जो मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, हमारे साथ डिप्लोमेट मंजू सेठ भी है। मैम, एक तरफ बातचीत, रशिया के ही विदेश मंत्री कहते हैं कि हमारे कोई प्री कंडीशंस नहीं है, हम बातचीत करना चाहते हैं, और रशिया के ही विदेश मंत्री फिर ये कहते हैं कि अंजाम तक पहुंचने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इसमें डिप्लोमेसी के लिए गुंजाइश कितनी है? बिल्कुल,
गुंजाइश तो हमेशा रहती है और रहनी भी चाहिए, लेकिन ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स बार बार आ रहे हैं रूस की तरफ से, ये कंफ्यूजन में डाल रहे हैं सबको और किसी को पता नहीं है वो कब अपना जो स्टैंड है या अपना स्टेटमेंट चेंज कर दें। लेकिन होपफुली ये अभी अड़े रहेंगे, अपने अटल रहेंगे अपनी जो इन्होंने कहा है कि हम बिना कंडीशंस के टॉक करेंगे और इसका कोई संबंध। उसके बाद मैं आपका एक्सपर्ट कमेंट लूंगी। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जिन्हें लेकर अभी हम बात भी कर रहे थे, उन्होंने करीब 90 मिनट बात की है व्लादिमीर पुतिन से। करीब 1.5 घंटे की बातचीत हुई है व्लादिमीर पुतिन और इमैनुअल मैक्रोन के बीच। ये बड़ी खबर इस वक्त की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ये 90 मिनट की बातचीत। और ये कब आई है? जब अगले राउंड के टॉक्स की बात कही जा रही है रशिया और यूक्रेन के बीच। मंजू जी, इसके साथ आप कनेक्ट करके बताएं, क्या अब हम ये मान सकते हैं कि अब जब दोनों देश आमने सामने बैठेंगे बातचीत के टेबल पर, तो जाहिर तौर पर ये जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ है फ्रांस के राष्ट्रपति और रशियन प्रेसिडेंट के बीच, इसकी छाप उसमें दिखाई देगी? हम उम्मीद तो करते हैं कि देगी, क्योंकि इतनी लंबी अगर बातचीत हुई है और थोड़ा सा उनके जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, उनके भी थोड़े स्टेटमेंट्स में जो थोड़ा सा ठंडक कह लीजिए, थोड़ा सा उन्होंने अपने टोन डाउन किया है, हो सकता है कि इसका ही असर हो और शायद ये निकल आए इसका कोई समाधान, ये सब जो लड़ाई चल रही है। बट साथ में जो ये कह रहे हैं और जो अपने जो मिलिट्री है और सॉर्ट ऑफ अटैक्स और जो शेलिंग बंद नहीं कर रहे हैं, ये चिंता की बात है और ये मुझे लगता है कि बिल्कुल बंद करनी चाहिए। जब बातचीत कर रहे हैं आपको बिल्कुल लड़ाई बंद होनी चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए और इसका समाधान निकालिए, क्योंकि साथ में आप कह रहे हैं हम मिलिट्री टारगेट्स को कर रहे हैं, बट वो सही भी नहीं है। जो आप देख रहे हैं नॉन मिलिट्री टारगेट्स को भी निशाना लगा रहे हैं और कोलैटरल डैमेज में लोग सिविलियंस मर रहे हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और जैसे जनरल साहब ने कहा कि ये जो जिनेवा कन्वेंशन के विरुद्ध है कि आप सिविलियन टारगेट्स को लड़ाई के दौरान या सिविलियंस को मारें, तो ये हम होप कर सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट मैक्रोन की और प्रेसिडेंट पुतिन की जो बातचीत हुई है कोई समाधान निकलेगा, जो कोई अग्रीमेंट शायद आया हो, कोई सजेशंस दोनों तरफ से हुई होंगी और उम्मीद है कि कुछ निष्कर्ष निकले, समाधान निकले। यूक्रेन के सेना प्रमुख ने बड़ी चेतावनी दी है, एक और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आत्मरक्षा नहीं, आक्रमण करेंगे, यानी अब कह रहे हैं डिफेंस की बात नहीं, अब ऑफेंस पर जाएंगे, अब एग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे। इससे पहले आप देख रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस जब हम ये कह रहे हैं कि स्लो डाउन कर रहे हैं वो रशिया का मार्च, रशियन फोर्सेस का मार्च, तो एक्चुअली वो डिफेंस लाइन की बात की जा रही है। लेकिन यूक्रेन के जो सेना प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि अब आत्मरक्षा नहीं, अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा यूक्रेन। बड़ा स्टेटमेंट। एक तरफ रूस के विदेश मंत्री कहते हैं कि रुकेंगे नहीं जब तक अंजाम तक ना पहुंचे ये लड़ाई, दूसरी तरफ यूक्रेन के सेना प्रमुख कह रहे हैं कि आत्मरक्षा के लिए नहीं, अब हम आक्रमण के लिए आगे बढ़ेंगे। यानी यूक्रेनियन फोर्सेस की तरफ से भी अपने दावे किए जा रहे हैं और रशियन फोर्सेस की तरफ से और रशियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके द्वारा भी अलग अलग दावे लगातार किए जा रहे हैं। मेरी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ है, बुडापेस्ट में है, यूक्रेन हंगरी बॉर्डर से। अभी तक कितने शरणार्थी हंगरी पहुंचे हैं और अभी तक कितने भारतीयों का इवैक्यूएशन हो पाया है, भारतीय छात्रों का बुडापेस्ट से? देखिए, लगातार इवैक्यूएशन यहाँ पर चल रहा है और हमने आज ही बात की है, जो यूनियन मिनिस्टर है उनका साफ तौर पर कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक भारतीय को यहाँ से निकाला जाए। तमाम स्टूडेंट यहाँ पर हमारे साथ है, इनसे भी हम बात करेंगे, इनकी जुबानी आपको अदिति बताने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। आप लोग किस यूनिवर्सिटी से थे और कितने समय में यहाँ पर? मैं वीएन के रजना में हूँ और मैं खार्किव में था। वो कॉम्बैट जोन बन रखा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉर का इम्पैक्ट है क्योंकि रशियन बॉर्डर से वो सट रखा है। और अभी हम लोग हंगरी में हैं। यहाँ पर आने की जर्नी हमारी बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट थी, लेकिन चीज़ें हम लोग जब आप मोटिवेटेड हैं, क्योंकि आपको पता है इट विल कॉस्ट योर लाइफ, तो आप कुछ भी नहीं देखेंगे, बस आप सेफ जोन में जाना चाहेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ से एक ट्रेन लेकर के सीधा हम लोग, महाशिवरात्रि वाला दिन था, तो हम लोग यहाँ से सीधा यहाँ आ गए, लिविव पहुँच गए। लिविव से हम लोग हंगरी के लिए चॉप बॉर्डर है, चॉप बॉर्डर से यहाँ आ गए। आपको इंडियन एम्बेसी के जो लोग हैं वो कहाँ पर मिले और फिर किस तरह से ट्रीटमेंट था?
इंडियन एम्बेसी खार्किव और यूक्रेन में कुछ भी हेल्प नहीं कर रही है। मतलब उसका कहना यही है क्या, खार्किव से आप जान बचा के आओ तो हम हंगरी में 5 स्टार होटल देंगे, बस उसका यही कहना है। आप बताइए आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? मैं वीएन कराजिन से हूँ। आई एम फ्रॉम वीएन कराजिन एंड एक्चुअली द वॉर स्टार्टेड एट 23, एवरीवन नोज, बट वी केम हियर अराउंड 1st of March, and the journey was very tough for us because it was a 3-day journey. And हम लोग का ऐसा, हम लोग जब बॉम्ब सेलिंग सुन रहे थे, we were scared. I'm literally scared. आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ चीज़ें कितनी वर्स हो चुकी थी जब हम लोग निकलने वाले थे। हमें लग नहीं रहा था कि शायद हम लोग, do you get my point? ऐसा सीन बन रखा था वहाँ। आप भी वहाँ पर ही थी? हाँ, मैं क्या कुछ आपने देखा? मैं भी वीएन कराजिन में ही थी। वहाँ बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट वगैरह हो रहा था, तो अच्छा हुआ कि हम लोग सही टाइम पे वहाँ से निकल गए। काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, बट इट्स फाइन, अब सेफ जोन में है तो अब दिक्कत नहीं है। आप कहाँ भारतीय स्टूडेंट्स हैं, बता रहे हैं कि किस तरह का इनका अनुभव रहा है और किस तरह ये बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हुए हैं। आपके पास आएंगे, हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सुरेश जी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। 90 मिनट्स का टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, और इमैनुअल मैक्रों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक ऐसे लीडर हैं दुनिया के जो व्लादिमीर पुतिन के साथ जब ये टेंशन्स एस्केलेट होने शुरू हुए थे और आज तक ये जो टेलीफोन लाइन है इन दोनों के बीच खुली रही है। क्या बात हुई होगी इन 90 मिनट्स में और इसका इम्पैक्ट? आप मुस्कुरा रहे हैं सर। एवरीबडी वुड, आई नो यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर और नो कैन यू रीड समबडीज हार्ट एंड माइंड, बट स्टिल हर कोई यही जानना चाहेगा 90 मिनट क्या बात हुई है। आदित्य, आप तो मन की बात पढ़ लेती तो मेरे ख्याल है आपने मैक्रोन के मन की बात की। I wish I could read what President Macron is thinking. चलिए, मैं थोड़ा सा, जो मेरा अपना असेसमेंट है, मेरा अपना असेसमेंट ये है कि मैक्रोन ने शुरू से ही इस पूरे इशू पर काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया है और वो नेटो के मेंबर होने के नाते नेटो से ट्रस्टेड भी हैं। और मेरा ख्याल है नेटो जो कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर यूक्रेन, उसका वो भी समझता ये है कि शायद मैक्रो जो है पुतिन से बात करके समझा सकते हैं कि क्या एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और किस तरह से इसका हल निकल सकता है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा। अभी तक जो कह रहे थे कि पहले कंडीशंस लगाई हुई थी, अब कंडीशन नहीं है। हम, मेरा ख्याल है इस पूरे कन्वर्सेशन में ऑब्जेक्टिव्स और कंडीशंस को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को नहीं रखना है, कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, वो तो पहले भी उनका यही ऑब्जेक्टिव था। तो ये कंडीशंस नहीं हो सकती हैं। ये वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए, आप बातचीत करें, हम भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे को ये चाहिए, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, देखना ये है कि कहाँ तक तैयार होते हैं ये। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी कीव की तस्वीरें आ रही थी कि शांति है। देखिए, कहीं भी अगर वॉरिंग कंट्री है, ये एक जगह पर लगातार 24 घंटे बर्फ नहीं बरसते हैं। कभी होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन ये पता नहीं कि कब कहाँ होगा। तो ये अगर खुला दिख भी रहा है ना ये, तो मुझको नहीं लगता कि इतना सिक्योर एरिया है कि आप आराम से जाकर के शाम की चाय के बाद में घूम के चले आए। ऐसा नहीं है ये। तो जो बातचीत हुई थी छोटी में, मैं कहता हूँ ये साइन अच्छा है। अगर 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है, इसका मतलब कि एक दूसरे को समझाने की कोशिश की गई है कि आपकी जो रेड लाइन्स हैं वो कहाँ तक पूरी हो पाएंगी, कहाँ तक नहीं हो पाएंगी। तो जब बातचीत करें तो देखें कहाँ तक जा सकते हैं। जनरल मैस्टन, मैं वापस उस स्टेटमेंट पर लौट रही हूँ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यूक्रेन के आर्मी जो सेना प्रमुख हैं उनका दिखाया। उन्होंने कहा अब हम डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं, अब हम आक्रामक अप्रोच के साथ जाएंगे। ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट माना जाए यूक्रेनियन फोर्सेस की अप्रोच में, या फिर ये सिर्फ एक रिटोरिक है? काफ़ी हद तक रिटोरिक है और अपने देशवासियों का मोराल ऊंचा करने के लिए स्टेटमेंट है। और ऑन ग्राउंड भी देखिए ट्रांसलेट हो रहा है, जैसे कुलदीप भी बता रहा था, वहाँ के लोगों का मोराल बहुत ही हाई है। तो बहुत एक थोड़ा कोरिलेट हो सकता है। अब देखिए, लड़ाई में जो भी है, चाहे अटैक हो या डिफेंड हो, अगर आपके हमला हो रहा है तो आपको 100% अटैक तो करना ही है। तो इसको आप किस लहजे से देखें, पर यह साफ दिखाता है कि दे आर वेल प्रिपेयर्ड, मोटिवेटेड, और वो रेजिस्टेंस उनका बढ़ता रहेगा। और जिस प्रकार उसने भी दिखाया, कुलदीप ने, एंटी टैंक ऑब्स्टिकल्स ये सब बन रहे हैं। और अभी आप देखते रहिए, और इनको टाइम मिल रहा है
तो ये बिल्कुल उनकी एंट्री के लिए बहुत मुश्किलात करेंगे और ऑब्स्टिकल सिस्टम को बढ़ाते रहेंगे। तो मेरे को लग रहा है ये एक है स्टेटमेंट, मतलब बेसिकली फर्दर मोटिवेशन के लिए और रेजिस्टेंस इनका शायद बढ़ता रहेगा और इसीलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस दिख रहा है मेरे को रूस की तरफ से। अच्छा, ठीक। जनरल सिन्हा, आप इसे स्ट्रेटेजिक शिफ्ट मानते हैं, जैसे भी जनरल मैस्टन कह रहे थे कि रेटोरिक ज्यादा है? देखिए, डिपेंड करता है कि यूक्रेन के सेना के पास टैंक्स का जो ऑनस्लॉट आएगा, टैंक्स को कैसे रोका जा सकता है। माइंस डालिए जिसमें टैंक्स बॉक डाउन हो जाए, या एयर से स्ट्राइक कीजिए टैंक्स को, जैसे हमने पाकिस्तान वर्ष 65 वॉर में किया था, उस तरह से टैंक्स डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। आपके पास एंटी टैंक वेपन या मिसाइल सिस्टम हो जिससे टैंक्स को ध्वस्त किया जा सकता है। तो ये सब क्या नंबर गेम है यूक्रेन सेना के पास, ये बहुत महत्वपूर्ण डाटाबेस है। इस डाटाबेस से पता चलेगा कि सक्षम कितना है यूक्रेन सेना। हम अब खाली एजम्पशन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सत्य क्या है? एक कहता है कि मतलब मोरल बूस्टिंग मेजर्स है, आप स्टेटमेंट दीजिए ताकि सेना का मोरल अप रहे कि हम डूब नहीं रहे हैं, हम सक्षम हैं, देश को का मोरल अप कीजिए। दूसरा है यथार्थ, सच क्या है। सच इस समय जानना मुश्किल है जब तक सब कार्ड्स ऑन द टेबल, लोग डाटा पूरा डाटाबेस शेयर नहीं करते हैं। लेकिन वक्त बताएगा कि क्या सैनिक दृष्टिकोण से यूक्रेन की सेना जो टैंक्स का जो नंबर गेम है उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है या नहीं, और किन किन बंदियों पे किस किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। और हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जिनमें बहुत डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है, तबाही दिखाई देती है। ब्रिटेन पर भरोसा किया जाए तो कीव से रूस की सेना 30 किलोमीटर दूर है, पर जब ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं तो साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं इस तरह के दावे पहले भी आए हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन पहले भी आई है। खार्किव में लड़ाई जो है वो जारी है, क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं। यूक्रेन बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 9000 रूसी सैनिकों को मारा है। ये नंबर बड़ा है गिवन इस दावे के मुताबिक, इसलिए बड़ा है क्योंकि रशियन मिलिट्री, रशिया की जो सुपीरियोरिटी है, खासतौर पर जब मिलिट्री और एयर पावर की बात की जाती है, उस लिहाज से नंबर बड़ा है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जो भी कीमत होगी यूक्रेन वो चुकाने के लिए तैयार है। इसके अलावा क्राइमिया में रूसी नौसेना का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऑयल टैंक्स को निशाना बनाया जा रहा है, ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है, सरकारी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, एयर बेस को निशाना बनाया जा रहा है, मिलिट्री बेस को निशाना बनाया जा रहा है, और इसके अलावा सिविलियंस को निशाना बनाए जाने का आरोप भी यूक्रेन लगातार लगा रहा है रशिया पर। हमारे साथ अचल मल्होत्रा भी है। जल्दी से एक कमेंट अचल मल्होत्रा सर, मैं आपका यहां पर चाहती हूं 90 मिनट्स में डिप्लोमैट्स, फॉर्मर डिप्लोमैट से इसलिए बात करें क्योंकि हम समझना चाहते हैं जब इस तरह के टेंशंस होते हैं, जब इस तरह का तनाव होता है, तो जब इमैनुअल मैक्रोन और व्लादिमीर पुतिन टेलीफोन लाइंस पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और दैट टू फॉर 90 मिनट्स, क्या डिस्कशंस हो रहे हैं? अदिति, हम ऑफ कोर्स प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बात की होगी, लेकिन इस बात को ये गौरतलब ये है कि फ्रांस जो है इस रीजन की मीडिएशन में काफी समय से इन्वॉल्व है। Exactly, जब रशिया और जॉर्जिया का वॉर हुआ था, मीडिएशन में वही आपसे जानना चाह रही थी, क्या इस वक्त फ्रांस मीडिएट कर रहा है? बिल्कुल मीडिएट कर रहा है। देखिए, अदरवाइज यूक्रेन, रशिया और बेलारूस अगर आपस में बैठ के किसी नतीजे में पहुंच जाते हैं तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा अमेरिका और नेटो को। आप सोचिए कि अमेरिका और नेटो इतने हिस्टोरिक इवेंट से बाहर निकल गए और 3 रीजन के देश आपस में बैठे और उन्होंने इसको निपटा दिया, और दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट, उनको डाइजेस्ट ही नहीं होने वाली ये बात। तो मैक्रोन की इन्वॉल्वमेंट काफी समय से है। वो जॉर्जिया वॉर में भी उन्होंने ही मीडिएट करके सीज फायर कराया था, और तब से अब तक OSCE के फॉर्मेट में काफ़ी समय से 40-50 सेशन हो चुके हैं। और जो अब इनका जो एक और फॉर्मेट है जिसके अंदर 14 साल से 2014 से जो रशिया, फ्रांस, यूक्रेन इस बात पे जो ईस्ट यूक्रेन में जो कुछ हुआ था क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद, और ईस्ट यूक्रेन में जो रिबेलियन हुआ था और जो उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस करी थी जिसके चलते मीन्स एग्रीमेंट 2 हुआ था, तो उसमें भी फ्रांस की काफ़ी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। उसमें फ्रांस और जर्मनी भी हैं। फिलहाल वो नेटो और नेटो की ऑब्लिगेशंस और अमेरिका के प्रेशर के चलते हुए वो हर उस चीज़ में अमेरिका का साथ दे रहे हैं जो उनकी ऑब्लिगेशन बनती है अलायंस के होते हुए।
बीइंग ए पार्ट ऑफ द अलायंस, बट साथ ही साथ वो अपना इस मीडिएशन के रोल को, सुलह सफाई कराने के रोल को वो अपना जारी रखना चाहते हैं। और वो एक किस्म से अमेरिका इस समय खुल के सामने बातचीत करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि पुतिन उसकी कोई बात को मानेगा नहीं, ये बायस्ड है, बिकॉज अमेरिका इज टोटली बायस्ड। अमेरिका का गेम प्लान है कि इस मौके का फायदा उठाया जाए और रशिया को बुरी तरह से कमजोर कर दिया जाए, हर लिहाज से डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया जाए, इकोनॉमिकली वीक कर दिया जाए, मिलिट्री रूप से भी वीक कर दिया जाए। अमेरिका की अगर चले आज की तारीख में तो ये लड़ाई को बंद ही नहीं होने देगा। लेकिन यूरोप जो डायरेक्टली फिजिकली इंपैक्ट पड़ेगा इस लड़ाई का, वो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर पड़ेगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा होगा कि कोई भी वॉर हुई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यूरोप में नहीं हुआ है, बाहर जरूर हुए हैं। तो यूरोप के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो नहीं चाहेंगे कि इसका कोई स्पिल ओवर यूरोप की धरती पे हो, और इसके लिए उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो बात करें, वो एक दूसरे की जो बात करी होगी उन्होंने गेज करने की कोशिश करी होगी कि भाई आप कहां तक पीछे हट सकते हैं या कहां पे आके बातचीत जो है बन सकती है, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी रेड लाइंस बता रखी है। अगर यूक्रेन बोलता रहेगा कि आप लड़ाई छोड़िए और विड्रॉ करके वापस चले जाइए, मुझे नहीं लगता रशिया इस समय मानेगा, बिकॉज जो चीज उसने शुरू करी है, जिसके लिए उसने पहले से इतना बड़ा दाव खेला है, उसे किसी ना किसी लॉजिकल कंक्लूजन में ले जाएगा, भले ही वो सिर्फ। हमने नहीं की, ये कह रहे हैं रूस के विदेश मंत्री। नेटो और यूक्रेन ने परमाणु युद्ध की बात की है। परमाणु धमकी पर ये रूस का बड़ा स्टेटमेंट है, कह रहे हैं हमारी तरफ से परमाणु युद्ध की बात नहीं की गई थी, दरअसल नेटो और यूक्रेन द्वारा परमाणु युद्ध की बात कही गई थी। उन्होंने ये उकसावे वाले बयान दिए। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको याद होगा जब न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर किया गया था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा, उसके बाद पूरी दुनिया में इसे लेकर खलबली मची थी। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था और नेटो की तरफ से ये कहा गया था कि ये भड़काऊ बयान है, ये प्रोवोकेटिव है। और इसके अलावा ऐसे मौके आए हैं जब कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी, रशिया द्वारा इस तरह का दावा किया गया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगी वो डिस्ट्रक्टिव होगी, परमाणु युद्ध होगा। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपने लगातार बीते दिनों में देखे हैं। जनरल नेस्टर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आज जब हम 8वें दिन की बात करें, 8th डे ऑफ वॉर है, दोनों तरफ से क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं। यूक्रेनियन फोर्सेस कह रहे हैं 9000 रशियन सोल्जर्स को हमने मारा है, रशिया इस नंबर को कहीं कम बता रहा है। इन क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स के बीच और इन तस्वीरों के बीच क्या दोनों कंट्रीज में से इस वक्त किसका पलड़ा भारी है? देखिए, पहली बात, कोई भी लड़ाई में क्लेम्स काउंटर क्लेम्स रहेंगे कहीं पर भी। अब किसका पलड़ा भारी है बोलना बहुत मुश्किल है। देखिए, फाइनली क्या है, ये मेरे को लग रहा है कि गिव एंड टेक सोल्यूशन निकलेगा। और अभी ये जो टॉक्स हो रही है और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी जो बात की है, मेरे ख्याल उनकी काफ़ी भूमिका रहेगी। और जो थोड़ा इंटरनेशनल आइसोलेशन हुआ है, जो भी उनके साथ कौन है, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, सीरिया, तो इस प्रकार से शायद हो सकता है कि थोड़ा ये समझौते की तरफ चले। मेरे को अभी थोड़ी ऑप्टिमिज्म लग रही है कि चीज़ें शायद बेटर हो जाए। और ये जो स्टेटमेंट्स है, पर दूसरा जो आपने अभी एक और सवाल दिखाया था वो न्यूक्लियर का, देखिए वो आपने सही बताया, न्यूक्लियर के स्टेटमेंट्स तो वहीं से आए थे, रशिया से। और दूसरा अभी भी जो कुछ रिपोर्ट्स हैं कि साइबेरिया में इनकी एक्सरसाइज चल रही है, वहाँ न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह को थोड़ा मूव किया है, उनको मेंटेन कर रहे हैं। और SSM मिसाइल्स की भी वहाँ पर साथ में एक्सरसाइज हो रही है। तो पता नहीं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि बहुत तरह से क्लेम्स ऑब्लिक काउंटर क्लेम्स चल रहे हैं। तो ये अदिति, लड़ाई में ये क्लेम्स ऑब्लिक काउंटर क्लेम्स चलते रहेंगे। हमने अब देखना है कि एंड स्टेट क्या होता है, और उसी के लिए पूरी विश्व को शायद इंतजार है, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए हैं, 8 दिन काफ़ी होते हैं कोई लड़ाई को, और अभी तक देखा जाए निकला कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे ख्याल खरसियोंग कैप्चर हुआ है अभी तक। ठीक, जनरल सिन्हा, ये इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई कि फ्रांस जो है वो रफाल देगा यूक्रेन को, बीच में इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई, फ्रांस को भी एक धमकी दी गई रशिया की पॉलिटिकल लीडरशिप द्वारा। अब 90 मिनट्स के ये टॉक, मिलिटरीली ये लड़ाई आपको कहां पर दिखाई दे रही है? और अब आपको लग रहा है कि ये वो जब रशिया ये कहने पर मजबूर हुआ है कि परमाणु युद्ध की बात हम नहीं कर रहे थे, वो तो नेटो और यूक्रेन कर रहा था। देखिए, जो आज का डेवलपमेंट है उससे लग रहा है कि रूस थोड़ा सफन अप हो रहा है, थोड़ा जो गर्मी थी उसमें थोड़ी कमी आ रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं
कि यदि मिस्टर मैक्रोन जो बात किए होंगे पुतिन से, तो मुझे लगता है कि वो पुतिन के जो बेसिक कंसर्न है उसको एड्रेस करेंगे। और पुतिन का बेसिक कंसर्न क्या है? सिक्योरिटी। उन्होंने शुरू में भी ये बात कही थी कि मुझे वर्बल नहीं, लीगल गारंटी चाहिए कि यूक्रेन का न्यूट्रल स्टेटस, हमको लीगल गारंटी चाहिए ताकि खतरा मेरे द्वार तक ना आए। तो और दूसरा उनका कंसर्न है कि जेलेंस्की को हटाओ। तो यदि सिक्योरिटी दृष्टिकोण से पुतिन समझते हैं कि हम सुरक्षित हो रहे हैं और खतरा जो बफर जोन है, यूक्रेन बफर जोन, वो पूरी तरह से न्यूट्रल रहेगा, तो काफ़ी हद तक वो सॉफ्टन अप होंगे। और दूसरा, लेकिन जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के प्रति उनकी जो सोच है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो इतना आसान नहीं है। क्या प्रेसिडेंट पुतिन जेलेंस्की को बदले बिना नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाएंगे? आपको लगता है इस बात की संभावना? देखिए, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट जेलेंस्की पे भी। कानूनी दृष्टिकोण से आज वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो नेगोशिएट कौन करेगा? हेड ऑफ द स्टेट, जो कानूनी दृष्टिकोण से बॉस है। नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं अपने दर्शकों को, ये बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं। जनरल सेना यूक्रेन का डेलीगेशन बातचीत के लिए रवाना हो गया है। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर ये बातचीत होनी है। आपसे बस थोड़ी ही देर में ये बातचीत होगी। और उससे पहले बड़ी खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 90 मिनटों की बातचीत हुई है। जनरल सिन्हा, बात पूरी करें। मैं ये कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की जब तक प्रेसिडेंट हैं तब तक उनको पूरी तरह से साइड लाइन करना पॉसिबल नहीं है। आफ्टर ऑल वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। कानूनी दृष्टिकोण से कोई भी दस्तावेज साइन होगा उस पर उनका हस्ताक्षर चाहिए, तो ये समझने की जरूरत है। अब जेलेंस्की कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपना पोजीशन? क्या वो विलिंगली पावर किसी को हैंडओवर करते हैं राष्ट्रहित में, शांति के हित में? ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन जो प्राइमरी कंसर्न है मिस्टर पुतिन का है वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर रूस का है लेके, उसको कंसर्न करने, उसको उस कंसर्न को एड्रेस करने की जरूरत है। यदि वो पुतिन की इस तरह से विश्वास दिला देते हैं कि आपका बफर जोन सिक्योर है, नो प्रॉब्लम, हम लोग इंटरफेरेंस बंद करेंगे, इस ईस्टवर्ड एक्सपेंशन रोकेंगे, जॉइंट ड्रिल नहीं करेंगे, जो ट्रुप्स का डिप्लॉयमेंट है 27 में 1997 के बाद जो भी नाटो के फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ है वो हम रद्द करेंगे, वापस लेंगे, बल्ले फर्स्ट क्लास, तब चीजें कंट्रोल में आएगी। बट रिजिड स्टैंड करने से बात नहीं बनेगी। रोबिंदर सचदेव, जो सवाल अभी जनरल सिन्हा से पूछा, क्या पुतिन जो कि ये बार बार कहते आए हैं कि जेलेंस्की पपेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, नेटो फोर्सेस के, वो बैक डाउन करेंगे? ये देखते हुए कि आपने कुलदीप जी को भी कहते हुए सुना कि कभी उनके रेटिंग्स, एक टाइम था जब वो 70% के उनके अप्रूवल रेटिंग्स होते थे, जो कि अब बढ़कर 90% से भी कहीं ज्यादा हैं इस वक्त। जेलेंस्की को लेकर जो ग्राउंड पर फीलिंग है वो ये है। क्या नेटो फोर्सेस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना दबाव जेलेंस्की पर बना सकते हैं इस वक्त कि वो साइड हो जाए यूक्रेन को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी सैक्रिफाइस कर दें? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आदित्य जी ये। आई थिंक बेसिकली स्टेप बैक 1 मिनट, अभी तक तो बात होती कि भाई मिन्स्क एग्रीमेंट है, राइट, उसके तहत सेटलमेंट होगी, रशिया की सिक्योरिटी की गारंटी करते हुए डॉनबास रीजन का एटसेट्रा। मेरे विचार से अब जो मीटिंग्स हो रही हैं, अब ये बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जैसे हमारे कोलीग्स कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्लियर है पुतिन का कि यूक्रेन में नेटो नहीं होना चाहिए, वन, इनफैक्ट उसके अलावा वो भी है यूरोप का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का लीगल नेटो के साथ रशिया का एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें और भी चीजें हैं, राइट, जो रशिया चाह रहा है। तो अभी जो मीटिंग हो रही है उसमें बेसिकली आई थिंक टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैक्रोन से डिस्कस हो रही हैं कि सीज फायर अगर करनी है, मानो फर्स्ट स्टेप, राइट, तो कैसे करी जाए। रशिया बोलेगा मेरी ये टर्म्स हैं, फ्रांस बोलेगा ये कंडीशंस हैं, रशिया बोलेगा, तो उसमें अगर कोई मिडिल पाथ निकल पाए तो तब सीज फायर हो सकती है परहैप्स, बट उससे ज्यादा नहीं। रशिया ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है इतना मिलिट्री हार्डवेयर, इतना पैसा, इतना सारा कुछ। और दूसरी बात ये भी देखिए ना, डिवाइड्स इतनी बड़ी बन गई हैं, घाव इतने बड़े बन गए हैं, यूरोप वर्सेस रशिया, तो ये घाव तो भरने वाले है ही नहीं कभी, राइट। तो पुतिन का और रशिया का ये आगे चलेगा, एंड एज फार एज ज़ेलेंस्की इज कंसर्न्ड उसका क्या होगा, आई मीन दैट इज टोटली बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। एक बड़ी खाई और डिवाइड के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ठीक है, दे हैव मैनेज्ड टू पुट अप अ फाइट,
जिसके लिए दुनिया भर में उन्हें सराहा भी जा रहा है। दुनिया भर से उन्हें उन तक मदद पहुंचाने की, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो सैन्य मदद हो, हर संभव कोशिश भी की जा रही है। लेकिन नुकसान, विध्वंस, तबाही, इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, लोगों की जान जा रही है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। रशिया पर प्रेशर के लिहाज से अगर बात की जाए तो हमने देखा है बड़े बड़े ब्रांड्स पुल आउट कर गए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। क्या वो भी रशिया पर जिस सॉफ्ट स्टैंड की बात अभी जनरल सिन्हा कर रहे थे, वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या पुतिन की अप्रोच में? नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। जो अभी तक होता था, सरकारें सैंक्शंस लगाती थी, अमेरिकन गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगा दी चाइनीज पे, कोरिया पे, एटसेट्रा, राइट। ये पहली बार हो रहा है कि प्राइवेट कंपनीज भी एक तरह से सैंक्शंस लगा रही हैं। जैसे आप कह रहे हैं मास्टर कार्ड, वीजा नहीं चलेंगे रशिया में, तो कयास तो वो हो रहा है, पर डिवाइड इतना बड़ा बन चुका है कि इसका मुझे मिडिल पाथ नहीं दिखता। एंड ऑल्सो फ्लैश पॉइंट, जो लावरोव का स्टेटमेंट है कि न्यूक्लियर और व्हाटएवर एटसेट्रा, और अभी आपने राफेल की बात करी, उस दिन भी हम बात कर रहे थे, बार बार कर रहे थे, ये सामान आएंगे कहां से? मानिए अभी तो आ रहे हैं पोलैंड रोमानिया के पोरस बॉर्डर से आ रहे हैं अभी, राइट। ये जो इंग्लैंड कह रहा है मैं जैवलिन भेजूंगा, स्टिंगर मिसाइल्स भेजूंगा, एयर से तो आ नहीं रहे, समुद्र से तो आ नहीं रहे, ओडेसा से, तो इन्हीं बॉर्डर से अभी आ रहे हैं। अगर ये और आते गए तो रशिया भी एक टाइम में जिस कंट्री के बॉर्डर से आ रहे उस कंट्री को बोलेगा, ऐसे रोमानिया का बोले रोमानिया स्टॉप इट, या रोमानिया के ट्रक्स में भर के आ रहा है माल बॉर्डर के तरफ, इस तरफ, तो इमीडिएटली फ्लैश पॉइंट हो जाएगा रशिया और नेटो का, और वो फिर कहां जाएगा उसको हम कह नहीं सकते। तो अच्छा एक चीज और याद रखिए, नॉट टू से कि पुतिन, बट पुतिन ने 4 वॉर्स लड़ी हैं। चेचन्या 2004-06 में, जॉर्जिया, क्रीमिया, सीरिया, चारों में रशियन फोर्सेस हैव वन, राइट। तो आई मीन दैट्स एज अ ट्रैक रिकॉर्ड, नॉट टू से कि ये वाली वॉर, ये बहुत ही यूनिक, इतनी बड़ी, इतनी अनप्रेसिडेंटेड वॉर है इस स्केल पे जी, कि मतलब आई थिंक इसका कोई पैरेलल नहीं है। और जो रशियंस कर रहे हैं, अच्छा एक लास्ट पॉइंट में भी, ये जो पूरा काफिला अटका पड़ा है 30 माइल पर 4 दिन से, क्यों अटका हुआ है, राइट। ये इनको डैमेज तो करते नहीं दिखते, क्योंकि कोई पिक्चर्स तो आ नहीं रही कि इस काफिले में इतने सारे टैंक्स ब्लास्ट कर दिए गए, ब्लास्ट कर दिए गए, ब्लास्ट कर दिए, वो पिक्चर्स तो नहीं आ रही एटलीस्ट। अभी काफिला तो इंटैक्ट है लग रहा है, कुछ 1-2 टैंक करा दिए होंगे। सेकेंडली कहा जा रहा है कि इनका तेल पानी खत्म हो गया। भाई जो लड़ाई करने चलेगा कुछ तो प्लानिंग करके चलेगा, तो वो तो हुआ नहीं होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो मुझे लगता है एक फैक्टर जो है, जो इन्हें रोके हुए है, वो यही है, पुलों को उड़ा दिया गया है, 2-3-4 रास्ते उनको उड़ा उड़ा के बॉम्ब्स करके रोड्स में गड्ढे हो गए हैं। वो एक रीजन मुझे दिखता है। इन एनी केस वो एक रीजन होगा मिलिट्री स्ट्रैटेजी में, राइट। एनिमी को आने के लिए रिट्रीट करते जाओ और अपने ब्रिजेस उड़ाते जाओ जी। उसके अलावा क्या फैक्टर्स? बात हम करें, 3 दिन से रूस की सेना आगे नहीं बढ़ी है, इसीलिए हम बार बार ये डिस्कशन कर रहे हैं कि रूस की सेना कहां है कीव से, उसे लेकर अलग अलग दावे क्यों सामने आ रहे हैं। अब भी कीव से 30 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। वो तस्वीर भी लेकर आई है जिस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ब्रिज को ध्वस्त किया गया है, पुल को उड़ा दिया गया है, रशियन टैंक को नुकसान पहुंचाया गया है। और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ब्रिटेन की रक्षा एजेंसी के हवाले से अब भी कीव से, कैपिटल कीव से 30 किलोमीटर की दूरी पर आपने ये खबर भी देखी और सुनी थी कि रशियन फोर्सेस का जो काफिला है करीब 64 किलोमीटर लंबा रशियन कॉन्वॉय है, और वो कीव से 30 किलोमीटर की दूरी पर फिलहाल ब्रिटेन की रक्षा एजेंसी के दावे को माना जाए तो ब्रिटेन की रक्षा एजेंसी ये कह रही है कि 30 किलोमीटर दूर रशियन कॉन्वॉय है। और रूस से बातचीत के लिए ज़ेलेंस्की के सलाहकार रवाना हो चुके हैं, उनकी तस्वीर भी आई है। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर ये बातचीत होनी है। देखिए ये वो तस्वीर, थोड़ी देर में ही ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होगा, जिसमें एक बार फिर से रूस और यूक्रेन बातचीत के टेबल पर। यूक्रेन बार बार कह रहा है कि उनकी प्रायोरिटी जो है, उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर सीज फायर है। रशिया के विदेश मंत्री के स्टेटमेंट की बात करें तो वो ये कह रहे हैं अंजाम तक पहुंचने तक लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि थोड़े से मैलूट स्टेटमेंट्स भी उनकी तरफ से आए हुए हैं। तो इस वक्त बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम तक पहुंच रही है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये ज़ेलेंस्की के सलाहकार हैं जो यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर टॉक्स के लिए जा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये तस्वीर जो है जारी की गई है। इस टॉक्स पर, इस नेक्स्ट राउंड ऑफ बातचीत पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं कि क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इससे निकल पाएगा, क्योंकि 90 मिनट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी बातचीत हुई है। जनरल मैस्टन, एक बार फिर से वापस आपको लाना चाहती हूं, क्योंकि हम यहां पर कह रहे हैं कि पुल जो है, ब्रिजेस जो है वो उड़ाए जा रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा।
जो एडवांसेस हैं उन्हें डिले करने के लिए। लेकिन अब ये ब्रिटेन की जो रक्षा एजेंसी है वो कह रही है 30 किलोमीटर दूर है कीव से रूसी सेना, 3 दिन से आगे नहीं बढ़ पाई है। फिर हम ये यूक्रेनियन फोर्सेस का स्टेटमेंट देखते हैं कि अब हम डिफेंसिव पर नहीं, अब हम जो आक्रामक अप्रोच उससे आगे बढ़ेंगे। ये डिफेंस एक्सपर्ट के लिहाज से इस पूरे इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज कर? देखिए, ये जो बताया जा रहा है कि सेना तकरीबन 3-4 दिन से रूसी सेना 30 से 40 किलोमीटर दूर है। पहली बात, एक कंसेप्चुअल चीज़ मैं बताना चाहूँगा। कोई भी आर्म फोर्सेस जब लड़ाई के लिए जाती है तो वो सेल्फ कंटेन्ड होती है 36 to 96 आवर्स लॉजिस्टिकली। उसके बाद जब वो पहले जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, जो फर्स्ट फेज फोर्सेस होते हैं, अगर वो लड़ाई में उनका इनकाउंटर होता है तो वहाँ पर वो अपना कंसोलिडेट करके तुरंत और पासिंग थ्रू फोर्सेस जाती है, क्योंकि और वो भी मैचिंग लॉजिस्टिक्स के साथ। सॉरी, I'm interrupting you। ये बड़ी खबर है, इस खबर के बाद मैं वापस आपको मंच दे रही हूँ। यूक्रेन से हम आपको दिखा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट जो है यूक्रेन से जो छात्र इवैक्यूएट किए गए हैं उन्हें भारत वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। छात्र ऐसे ही छात्रों से मिले हैं, यूक्रेन से जो छात्र लौटे हैं ऐसे ही कुछ छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से ये मुलाकात की है। भारत सरकार बार बार इस बात को दोहराती रही है, यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और इसीलिए इसी मिशन पर केंद्र सरकार के 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में मौजूद हैं, ताकि ये जो ऑपरेशन गंगा है, जिसके तहत भारतीयों को सेफली घर वापस लाया जा रहा है, भारत उनकी वापसी कराई जा रही है, उसमें धार और रफ्तार देने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में इस वक्त मौजूद हैं। और ऐसे ही कुछ छात्र जो यूक्रेन से लौटे हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है, उनसे मिले हैं, बातचीत हुई है उनकी। जनरल मेस्टन, आप बात करिए। तो जो पहली फोर्सेस है, जो कॉन्टैक्ट जब दुश्मन के साथ हो जाता है, वहाँ छोटी मोटी जो भी लड़ाई है उसके बाद वो कंसोलिडेट करते हैं उस इलाके को, और पासिंग थ्रू ट्रुप्स जो बाकी रिजर्व फॉर्मेशन है उनको वो वहाँ से लॉन्च पैड देती है। तो कहने, और वो भी सेल्फ कंटेंट रहती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो इसको इसीलिए रखा जाता है क्योंकि फौज का एक बेसिक सिद्धांत है मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। लड़ाई चलती रहनी चाहिए, दुश्मन को बिल्कुल वक्त नहीं देना चाहिए कि वो थोड़ा रीग्रुप करके और अपने को मजबूत करे और अपने रिजर्व्स को इधर से उधर ना करे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब यहाँ ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? ऑन ग्राउंड लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम नहीं है, 100% वो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल उनका जो ऑब्जेक्टिव था शुरू में, क्योंकि उन्होंने सोचा था जो रेजिस्टेंस। मैं आपको रोकूंगी, यहाँ पर ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं यूक्रेन के से लौटे हुए छात्रों के साथ, उनकी तस्वीरें छात्रों से बात करते हुए इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं। छात्रों का एक समूह है, सबके चेहरे पर स्माइल है। जाहिर तौर पर जिस तरह के टेंशंस थे, जितने मुश्किल हालात थे, चैलेंजिंग कंडीशंस थी, उनसे बाहर निकल कर आ पाना अपने आप में राहत की बात, सुकून की बात, अपने देश में सेफ होना, वॉर जोन से लौटना। और प्रधानमंत्री ने ऐसे ही कुछ छात्रों से मुलाकात की है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है और ये तस्वीरें आपको बता देते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर। इन तस्वीरों में जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको छात्र दिखाई दे रहे हैं, ये यूक्रेन से लौटे हैं, वॉर जोन से लौटे हैं। काफी सीरियस कंसर्न्स इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर थे कि किस तरह से इन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा, किस तरह से इनकी सुरक्षित भारत वापसी कराई जा सकेगी। तो ये वो लकी छात्र हैं जो भारत पहुंच चुके हैं और इनकी प्रधानमंत्री मोदी से ये मुलाकात हुई है। चेहरे पर मुस्कुराहट, चेहरे पर राहत, परिवारों के लिए भी बहुत सुकून की बात और देश के लिए भी, क्योंकि एक दुखद खबर ये भी आई थी कि भारत ने जब अपने एक छात्र को खो दिया था खार्किव में, उसके बाद चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। केंद्र सरकार के 4 मंत्री बार बार हम आपको बता रहे हैं इस वक्त यूक्रेन के पड़ोसी देशों में, ताकि भारतीय छात्रों की जो भारत वापसी है उसे स्मूथली इंश्योर किया जा सके। इन तस्वीरों में ये वाराणसी से तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री की, यूक्रेन से जो छात्र लौटे हैं उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। तो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व है और इंडियन एम्बेसीज द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि कैसे इन छात्रों को, जो छात्र फंस गए थे, उन्हें सेफली सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। और यही सुनिश्चित करने की कोशिश हर लेवल पर लगातार की जा रही है, भारत सरकार के लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, एमईए के लेवल पर भी। और तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीर है।
उन छात्रों से मुलाकात की तस्वीर है जो सुरक्षित घर वापस लौट आए हैं। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर। और क्वाड देशों की मीटिंग की बात की जा रही है। शाम 7:30 बजे क्वाड देशों की ये मीटिंग होगी, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे, प्रधानमंत्री मोदी होंगे, जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस मीटिंग में शामिल होंगे। क्वाड एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग दुनिया में, और ये मीटिंग शाम 7:30 बजे। हमने बीते दिनों में देखा है प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच बात हुई है। अब ये इंटरेस्टिंग होगा जब ये क्वाड की मीटिंग होगी तो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच किस तरह का इस मीटिंग में संवाद होता है, किस तरह की बात होती है। शाम 7:30 बजे ये इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, जिसके बारे में डिटेल्स जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये, आप जानते हैं जापान ने सैंक्शंस लगाए, ऑस्ट्रेलिया ने सैंक्शंस लगाए हैं। भारत के अगर इस वॉर पर रुख की बात की जाए तो भारत ने फिलहाल अभी तक की अगर बात करें तो एब्सटेन किया है वोटिंग से यूएन में अलग अलग मंचों पर, और तटस्थ रुख अख्तियार किया है। ऐसे में क्वाड की ये मीटिंग काफी अहम आप मान सकते हैं। सुरेश जी, आप इस मीटिंग में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत शॉर्ट में कहूँगा, क्योंकि जो क्वाड के 4 मेंबर्स हैं उसमें से जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए यूक्रेन के मामले में एक साइड पर है, और ये जाहिर सी बात है कि इसमें यूक्रेन के बारे में बातचीत होगी और इंडिया उसमें अलग थलग पड़ेगा। अब उसके बाद में क्या होता है कि कितने का प्रेशर पड़ता है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया के ऊपर इस क्वाड मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा। इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात आप करें, रोबिंदर सचदेव? या एब्सोल्युटली, एम्बेसडर गोयल जैसे कह रहे हैं, और एक हम मे भी देख सकते हैं कि इसके बाद क्या कोई जॉइंट स्टेटमेंट या कोई स्टेटमेंट रिलीज होती है। अगर होती है तो उसके एक एक शब्द को केयरफुली पढ़ा जाएगा। अगर कुछ रिलीज नहीं होता है तब भी स्टिल कंडीशन है कि भारत के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। इनफैक्ट आज ही स्टेट डिपार्टमेंट ने सेनेट फॉरेन कमेटी को बताया है कि भारत का हम S-400 खरीदने का मामला भी समझ रहे हैं, बट भारत ने कोऑपरेट करा है पिछले कुछ हफ्तों में मिग एयरक्राफ्ट्स, एंटी टैंक मिसाइल्स और एक और कैटेगरी में कुछ बोले। इन 3 चीजों को उन्होंने रशिया से लेने से रोक लिया अपने को। तो ऑब्वियसली देखिए, हमारे को मैग्नेटिज्म और पुश अमेरिका की तरफ मिलेगी, कुछ हमें काउंटर वहां रशिया के साथ भी करना होगा। दैट इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। बट कमिंग बैक टू द मिलिट्री, यूक्रेन के में मेरा एक विचार है, बाकी जो भी हो जाए सीज फायर ये वो, रशिया एक इलाका कैप्चर करके अपने अंदर मिला लेगा। एंड दैट आई थिंक इज ये जो डॉनबास से आ रहा है ना, ब्लैक सी के साथ साथ क्रीमिया के ऊपर ये वो ओडेसा खेरसॉन करके, ताकि ये पूरा एक बेल्ट हो जाए जो रशियन प्रॉपर्टी ओनरशिप हो जाए, कंट्री हो जाए, और यूक्रेन हमेशा के लिए ब्लैक सी से लैंड लॉक हो जाए। बाकी जो भी अंदर हो देखा जाएगा, बट इस रीजन को रशिया वुड मे बी मिलिटरीली लॉजिक बनता है कि लैंड लॉक कर दो फॉर एवर अंदर। अब इसके हमारी प्रो सरकार रहे ना रहे 50 साल बाद जो भी कुछ, बट ये हम इसको लैंड लॉक कर दें ब्लैक सी से। तो इतना जब अंदर आ गए तो कैसे कुछ सीज फायर और उसके बाद क्या, गोइंग बैक तो बनता नहीं है। ये तो तभी होगा या टर्म्स एंड कंडीशंस है फॉर ज़ेलेंस्की टू रिजाइन, सरेंडर, उसको भाई 72 घंटे दो, देश से बाहर जाए, अपनी कैबिनेट को ले जाए। अदरवाइज जो सुना जा रहा था और जो लॉजिकल भी बनता है, जब रशियन फोर्सेस अगर कीव में आई और जैसे तैसे ब्लड बात होगा कीव में छाए, दे विल गो एंड हंट आउट पिछली सरकार के इंटेलिजेंस चीफ, पुलिस चीफ, इंटीरियर मिनिस्टर इत्यादि इत्यादि, राइट। तो वो एक सिनेरियो है ये शायद। तो जो बैकग्राउंड से बात होगी तो रशिया प्रॉब्ली, देखिए मिन्स्क एग्रीमेंट तो भूल जाओ जी। उस समय तो यूक्रेन देश था, आज तो यूक्रेन मतलब देश है और बड़ी अलग कंडीशंस में है। रशियन फोर्सेस उसके ग्राउंड में है, उसकी टेरिटरी पे है, कुछ जगह कैप्चर कर चुकी हैं। तो यूक्रेन से अब जो बातचीत होनी है वो केवल फिलहाल सीज फायर की होगी। पहले चलो कम से लड़ाई करो तो रुको, ब्लड बात तो रोको, राइट। अब उसको रोकने के लिए क्या कंडीशंस हैं
और उसके बाद फिर क्या होना है, रूसी सेना वापस जानी है कि 60 किलोमीटर का ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरल वेस्टर्न, इस पर मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। अपने अफगानिस्तान में टफ एक कॉन्फ्लिक्ट जोन्स का एक्सपीरियंस, लंबा एक्सपीरियंस आपके पास है। आपसे मैं समझना चाहती हूँ सीज फायर जिसकी बात प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, वो उसकी संभावनाएं आपको कितनी लगती हैं? और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रविंदर जी ने भी उठाया, ये दोनों बातें यूक्रेन बार बार कर रहा है। वो कह रहा है इमीडिएट सीज फायर और रशियन फोर्सेस का विड्रॉल। अदिति, आपको याद होगा जो मैं पहला स्टेटमेंट दे रहा था, मैंने बोला था कि इस लड़ाई का एंड स्टेट क्या होगा, और फिर मैंने बोला था बाद में बात करेंगे, तो इन्होंने वो एंड स्टेट मेरा तकरीबन बता दिया है। अभी इस पर गिव एंड टेक होगा, कोई डाउट ही नहीं अदिति, बिकॉज अब कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस सबको करना पड़ेगा। मेरे ख्याल रूस ने अभी काफ़ी अच्छा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस लिया, उनको एज अ लेजिटिमेट प्रेजेंट घोषित करके, और जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं। अब यूक्रेन को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ बहुत हार्ड बार्गेनिंग होगी। एज ऑन डेट क्रिमिया उनके पास है, वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो पार्ट ऑफ रशिया है। अब आ जाइए डॉनबैस में, तो डॉनबैस में जो सदर्न इलाका है वो भी उन्होंने जो वहाँ पर काफ़ी फोर्सेस निकाली और वहाँ एक टाउन कैप्चर कर लिया है, तो खिरसोन। तो मेरे ख्याल ये वाला इलाका, और मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये भी शायद उनको शायद देना पड़े, होएगा नहीं वो मैं नहीं बता सकता हूँ। और जो डाउनबैस में खासकर जो डोनेट्स्क और लुगांस्क, उसको भी, तो ये कुछ इलाका जो ईस्टर्न यूक्रेनियन का इलाका है और सदर्न, ये शायद कॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस पे आएगा और तभी ये लड़ाई का हल हो सकता है। अदरवाइज वो मेरे को फिर नहीं लगता है कि ये चलती रहेगी, क्योंकि उनको भी थोड़ा गिव करना पड़ेगा यूक्रेनियंस को, और यहाँ टेरिटोरियल कॉम्प्रोमाइज शायद करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है। ठीक, आप जनरल मेस्टर, मेरे पास आपके लिए एक और फॉलोअप क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मंजू जी का एक कमेंट यहाँ पर लेना चाहती हूँ। क्वाड की इंपॉर्टेंट मीटिंग मैम शाम 7:30 बजे, और जैसा कि अभी सुरेश जी ने भी पॉइंट आउट किया और रविंद्र जी ने भी पॉइंट आउट किया, 3 कंट्री ऐसी हैं जो यूक्रेन के साथ खड़ी है, और भारत न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है, तटस्थता की बात कर रहा है। इस मीटिंग से, ये मीटिंग भारत के लिहाज से और इस वॉर के लिहाज से कितनी अहम है, इसके रेजोल्यूशन के लिहाज से? कौन सी, क्वाड वाली? मंजू जी से सवाल है जी, क्वाड वाली। क्वाड वाली मीटिंग में क्योंकि इंडिया ने अभी तक एब्सटेन किया है, आपने देखा है इस मुद्दे पर, तो एक ही तरफ है और तीनों देश एक तरफ हैं, तो प्रेशर तो डालेंगे इंडिया पे कि अपना थोड़ा सा कहीं सपोर्ट दीजिए, बट इंडिया को समझाना पड़ेगा कि हमें बैलेंसिंग एक्ट अभी करना है। हम दोनों देशों के साथ, दैट इज रूस एंड यूएस, और सब क्वाड मेंबर्स के साथ भी हम लोग अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, लेकिन प्रेशर तो जरूर डलेगा कि आप हमारी तरफ आइए और रूस को कंडेम करिए। लेकिन अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत हमारा भी जो स्टैंड है थोड़ा सा चेंज हुआ है। हमने कहा है कि इमीडिएट सेसेशन ऑफ वॉर और रिटर्न टू द डिप्लोमेटिक, जो हम डिप्लोमेसी की बात करें तो शुरू से कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हमने ये भी कहा है कि ये वॉर बंद होनी चाहिए और ये बिल्कुल हॉस्टिलिटीज जो हैं बंद होनी चाहिए। लेकिन और मुझे लग रहा है पीएम ने जब प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बात की है तब भी उन्होंने कहा है, जो रिपोर्ट आई है कि उनको कहा है कि ये वॉर आपको जो अटैक्स हैं बंद करने चाहिए, और साथ ही में जो नेगोशिएशंस हैं और डिप्लोमेसी को चांस देनी चाहिए, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के लिए सेफ पैसेज। तो ये सब मुद्दों पे बात हुई थी। और क्वाड में जो बात होगी, जैसे और पैनलिस्ट ने भी कहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है कि रूस की तरफ से या रूस का पॉइंट ऑफ व्यू जो सिक्योरिटी उनका एंगल है, शायद इंडिया उसकी बात करेगा कि उनके सिक्योरिटी की भी वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि उनका भी सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस किया जाए, तो शायद कोई नतीजा निष्कर्ष निकले इन बातों से। जनरल मेस्टन, एक सवाल, क्योंकि लगातार दर्शकों का हमारे पास वो उनके जहन में जो सवाल है, एक सवाल जो लोगों के मन में इस वक्त है वो है रशिया की तरफ से जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया, खास तौर पर ये कहते हुए कि न्यूक्लियर वॉर की बात तो हमने की ही नहीं, ये बात तो नेटो ने की, ये बात तो यूक्रेन ने की थी। क्या माना जाए उस फ्रंट पर दुनिया के लिए थोड़ी सी राहत है? जो न्यूक्लियर वॉर का खतरा या आशंकाएं जताई जा रही थी उसको एवर्ट कर दिया गया है, कम से कम डिप्लोमेसी के जरिए। बिल्कुल राहत है, और मैं तो शुरू से ही ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सिर्फ रिटोरिक स्टेटमेंट से
थोड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ था, वो जो ब्रीफकेस वगैरह दिखाई थी, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर तो लास्ट रिजॉर्ट है, जब सब कुछ ख़त्म है उसके बाद। तो ये बहुत प्री मैच्योर स्टेटमेंट था, तो इसमें मेरे ख्याल किसी भी देश को इतनी चिंता नहीं करनी थी। और मेरे ख्याल वेस्ट और नाटो उन्होंने इस पर ज़्यादा गौर भी नहीं किया था, थोड़ी अपनी ओपिनियन प्रकट किया था, पर वो इतना रिएक्ट नहीं किए थे, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं थी। और मेरे ख्याल अभी सबको सांस मतलब जो आपने बोला है सबके लिए बेहतर है, देश के लिए बेहतर है। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर उठता है और वो ये है, मैं आपसे एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज यूक्रेन की भी बात करना चाहती हूँ और रशिया की भी बात करना चाहती हूँ। जाहिर तौर पर सुपीरियर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यूक्रेन द्वारा बार बार ये दावा किया जा रहा है कि हमने रशिया का ये फाइटर जेट मार गिराया, हमने रशिया को यहाँ पर ये नुकसान पहुंचाया। ये एयर कैपेबिलिटीज जो हैं वो यूक्रेन के पास फिलहाल कितनी है, और जो वो 64 किलोमीटर लंबा काफिला है वो कैसे 64 किलोमीटर लंबा काफिला इस तरह से अपने वजूद को रिटेन कर सकता है, ये भी सवाल होगा। ये इसे लेके भी बहुत क्यूरियोसिटी है, क्या वहां पर स्ट्राइक्स नहीं किए जा रहे, क्या है? देखिए, जहाँ तक एयर कैपेबिलिटी का सवाल है, दोनों देश में, रशिया तो खैर बहुत एडवांस है, S-400 मिसाइल्स जो हैं वो पूरे विश्व को पता है, इनके पास भी शायद S-300 है, कितनी मात्रा में मेरे को नहीं पता है। पर देखिए, जब एयर सुप्रीमेसी पहले या दूसरे दिन के वॉर में अचीव हो गई थी, तो उसके बाद जाहिर है कि जितने भी इनके ग्राउंड बेस्ड हथियार हैं, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, सब डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे। लेकिन बीच बीच में ये रिपोर्ट आती हैं कि एक आध जहाज़ और हेलीकॉप्टर इन्होंने डाउन कर दिया है, तो शायद कुछ स्ट्रिंजर मिसाइल्स हैं या कुछ इन्होंने S-300 कहीं रखे होंगे और वो बीच बीच में यूज़ कर रहे हैं। तो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी वाइज कोई शक ही नहीं है, रशिया इज वेरी वेरी एंड फार सुपीरियर। और ये जो कीव में हमने देखा, जो हमने रेलवे स्टेशन पर भी रशियन स्ट्राइक्स की वो तस्वीर प्लीज दिखाएं जरा दर्शकों को, वो तस्वीर में उस पर भी आपसे एक एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आपकी ओपिनियन चाहती हूँ। रेलवे स्टेशन कीव में, साउथ में, वहां पर रशियन स्ट्राइक्स की जा रही है, इसीलिए मैंने वो सवाल आपसे पूछा कि कितनी एयर कैपेबिलिटीज जो है। देखिए, अब यूक्रेन के चर्नीहिव से बड़ी खबर आ रही है, रॉकेट से हमला किया गया है, हमले में कई इमारतों को तबाह कर दिया गया है, रॉकेट से ये स्ट्राइक की गई है, कई इमारतें तबाह, और ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। तस्वीरें जो रिकॉर्ड हुई हैं वो जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। लेकिन वापस वही सवाल, रशिया स्ट्राइक कर पा रहा है और उसकी स्ट्राइक्स में तेजी देखी जा रही है, क्या वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि लिमिटेड पॉकेट्स हैं जहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस के पास ये एयर कैपेबिलिटी है, या दोनों के पास है और लड़ाई उस लेवल पर भी होगी? देखिए, एयर टारगेटिंग से बेटर तो मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स हैं, क्योंकि वो तो अपने होमलैंड से वो फायर कर रहे हैं, तो वो अपने एयरक्राफ्ट्स को क्यों लेके आएंगे और रिस्क में लगाना चाहेंगे। तो अगर वो, जैसे कल इन्होंने एयरबॉर्न डिवीजन को लॉन्च किया था, एयरबॉर्न फोर्सेस को नॉर्थ ईस्ट ऑफ कीव में, तो उस समय उन्होंने प्रॉपर एयर प्रोटेक्शन दिया होगा और कोई उसमें एयरक्राफ्ट इनका डैमेज नहीं हुआ था। तो एयर कैपेबिलिटी वाइज इनका टोटल सुप्रीमेसी है, मैं सुपीरियरिटी भी नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीमेसी है। और देयरफॉर इसीलिए वो आपने जो 64 किलोमीटर का वो जो कॉन्वॉय का बोला था, मैंने परसों भी शायद बताया था, इतने क्लोज है, कोई फौज ऐसे नहीं चलती है। तो वो दिखा रहा है कि टोटल अनहिंडर्ड मूवमेंट इसीलिए है क्योंकि कोई दबाव ही नहीं है एयर का ऊपर से, मतलब कौन सी एयर का, यूक्रेनियन एयर का। तो उस लिहाज से रशिया को काफ़ी एडवांटेज है और ये एडवांटेज लड़ाई में बहुत है, और इसीलिए इनकी फोर्सेस, अपने रशियन ट्रूप्स को देखा होगा, काफ़ी खुले में घूम भी रहे हैं, तो उनको एयर से बिल्कुल खतरा नहीं है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे साथ कुलदीप जी हैं, कैपिटल कीव से लगातार हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, इस वक्त आपके पास क्या तस्वीरें हैं और इन्फॉर्मेशन क्या आप हमें बता सकते हैं? मैं इस समय आपको सिर्फ यहाँ की सुपरमार्केट दिखाने के लिए लाया हूँ कि यहाँ पे सब खुला हुआ है, आपको जो खाने का सामान चाहिए आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए, क्योंकि मैं सुपरमार्केट में आया था थोड़ी देर के लिए, तो ये देखिए अभी 4 बम गिरे हैं यहाँ पे लेफ्ट बैंक में। ये देखिए सुपरमार्केट, देखिए यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, देखिए। और सिर्फ एक मैं आपको इनका वो दिखाता हूँ कि इन्होंने किसी भी सुपरमार्केट में, देखिए वॉर चल रहा है, ये देखिए वॉर के चलते इन्होंने सब शराब बेचनी यहाँ पर बंद कर दी है। शराब किसी भी दुकान पे आपको नहीं बेची जा रही है। ये देखिए, ये यहाँ पर वाइन की बोतल जो देख रहे हैं आपको, इनको कवर कर दिया गया है, देख रहे हैं? जी जी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं।
ये देखिए कि आपको खाने का जो भी सामान चाहिए वो सब अवेलेबल है आपके लिए, लेकिन शराब वाइन वगैरह वो जगह को बंद कर दिया गया है कि वो चीज नहीं बेचेंगे, सिर्फ जरूरत की चीजें दी जा रही हैं। ये देखिए जरूरत की हर चीज अवेलेबल है। और आप कितने जैसे जी बात पूरी करें। जैसे दिखाया जा रहा था कि खाने पीने का सामान नहीं, उसकी दिक्कत कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुपरमार्केट पे जाके जो आपको सामान चाहिए आप खरीद सकते हैं। सुपरमार्केट में आपको लोगों की कितनी मौजूदगी दिखाई दे रही है, क्योंकि इन तस्वीरों में तो हम लोगों को नहीं देख पा रहे हैं। क्या लोग घर में जो ये एसेंशियल खाने की चीजें हैं इन्हें स्टोर कर रहे हैं या फिर लाइफ इज नॉर्मल है? और साथ ही कुलदीप जी हम अपने दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि रूसी सेना को खदेड़ने का दावा किया जा रहा है बूखा शहर से यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा। कहा जा रहा है बूखा में यूक्रेनियन झंडा जो है वो फहराया गया है। दोबारा कब्जे का दावा किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा बूखा शहर पर। कुलदीप जी आप बात पूरी करें। हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन है जो आप बोल रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, मैं आपसे जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, क्या लोगों में इस तरह की फीलिंग है कि फूड आइटम्स को स्टोर किया जाए, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, या आपको लग रहा है कि लोगों को भरोसा है कि यूक्रेनियन फोर्सेस इतने तैयार हैं कि वो किसी भी चैलेंज को से पार पा सकते हैं? देखिए, एक तो भरोसा है, दूसरा ये लोग स्टोर कर चुके हैं। अब क्या है, जब ये देखते हैं जो चीज अवेलेबल है ना, तो उस चीज को ये लोग खरीद रहे हैं ताकि मतलब जो हमने खर्च हो गया अभी मिल रहा है हमसे, तो उस चीज को खरीदो, दोबारा हमारे पास स्टॉक रहेगा। तो ऐसा सिस्टम है इनका इस समय। ये देखिए कुछ मारो मार ऐसी नहीं पड़ी हुई कि यहाँ पे भीड़ो भाड़ आ गई है एकदम से। लोग हैं, तकरीबन 20-50 लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए कि छोटी मेरे घर के पास ये एक छोटी सुपरमार्केट है, 20-50 लोग हैं जो खरीद रहे हैं यहाँ पे सामान। ऐसा नहीं है कि एकदम से खाली कर दिया इन्होंने सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुलदीप जी आप रहिए हमारे साथ, और तस्वीरें और सवाल हैं आपसे। हम चाहते हैं आप वो और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। इस वक्त जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें स्पष्ट करते हुए बूखा शहर पर दोबारा कब्जे का दावा किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। रूसी सेना को बूखा से खदेड़ने का दावा किया जा रहा है और यूक्रेनियन फ्लैग जो है वो फहराया गया, जिसकी तस्वीर अभी आपने देखी भी। यूक्रेनियन झंडा फहराया गया है, बूखा शहर को रिक्लेम कर लिया गया है यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा। ये दावा किया जा रहा है यूक्रेन के हवाले से कि रूसी सेना को खदेड़ने में उनके फोर्सेस कामयाब हो गए हैं। जब आप इस तस्वीर को देख रहे हैं तो भूले नहीं, खार्किव में लड़ाई जो है उस पर भी बात होनी चाहिए। खर्सों पर रशियन कब्जे की बात जो की जा रही है वो भी जहन में रखी जानी चाहिए। कैपिटल कीव से 30 किलोमीटर दूर रशियन काफिले की बात की जा रही है और वो खुद ब्रिटेन की रक्षा एजेंसी कह रही है। इस सारी इंफॉर्मेशन को भी आपको जहन में रखना होगा, क्योंकि यूक्रेन में मल्टीपल फ्रंट्स खुले हुए हैं, बहुत सारी सिटीज है जहां पर लड़ाई इस वक्त चल रही है। और ये जो तस्वीर है ये बूखा शहर की तस्वीर है, जहां पर यूक्रेनियन फोर्सेस कह रहे हैं कि उन्होंने रूसी सेना को खदेड़ दिया है और अब वापस यूक्रेन ने इस शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया है, नियंत्रण में ले लिया है। यानी जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो रशियन फोर्सेस को पीछे धकेलने में, यहां से खदेड़ने में कामयाब हो गए। कुलदीप जी आप के पास जो तस्वीरें हैं, जरा वो तस्वीरें हमें दिखाएं और ग्राउंड पर क्या सेंस है वो भी बताएं। देखिए, अभी मैं बाहर जब निकलूंगा तो मैं दिखाऊंगा, एक चेक पोस्ट से होकर मैं निकलूंगा। वो चेक पोस्ट में आपको पूरी मैं कोशिश करता हूं अभी बाहर जाकर वो आपको दिखाकर मैं वापस अंदर आता हूं। एक सेकंड आप रुकिए ताकि वो चेक पोस्ट आप देख लें, क्योंकि उसके पास जाकर मुझे फिर लोगों को भी देख पा रहे हैं। कुलदीप जी थोड़ा सा स्टोर की तस्वीरें और दिखाएं। लोग अब लोगों को भी यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, क्योंकि इससे पहले तो आप फूड आइटम्स दिखा रहे थे। अब यहाँ पर हम लोगों को देख पा रहे हैं। किसी तरह की कोई अफरा तफरी नहीं है? नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं। तो अब कितना टाइम है ये कर्फ्यू? 7 बजे से कर्फ्यू लगना है, कितना वक्त है? ये स्टोर्स सब क्लोज हो जाएंगे, उससे पहले कितना वक्त है लोगों के पास? स्कूल का प्रेमिया मेरे ख्याल से अभी 2 बजे होंगे, 2 आधा।
हाँ, 3 बजने में मेरे ख्याल से 14:20 हुए हैं अभी मेरे ख्याल से। किसी से पूछा, क्योंकि मेरा फोन पे मुझे अभी मैं आपको एक बाहर का थोड़ा सा वो दिखाता हूँ, देखिए जरा, ये आप देख ही रहे होंगे, ये देखिए, आप देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे फोन बंद करना पड़ेगा, फिर मैं दोबारा से आपको कनेक्ट करूंगा। ये जाते जाते जब देखेंगे तो मेरा फोन बंद कर देंगे। आप देख पा रहे हैं सबको? जी 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 जी, हम देख पा रहे हैं, हम तस्वीरें हमें लगातार मिल रही हैं। ये जो रोड पर किस तरह की, ये क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस है इन तस्वीरों में? सिक्योरिटी फोर्सेस भी है यहाँ पे और यूक्रेनियन लोग भी हैं हमारे। स्नाइपर्स ऊपर बिठाए हुए हैं, देखो मैं उनकी तरफ कैमरा नहीं कर सकता हूँ, स्नाइपर्स बैठे हुए हैं ऊपर। नहीं, आप बिल्कुल अपनी सेफ्टी हमारे का ध्यान रखें। हाँ, ये लोकल लोग भी हैं, ये देखिए जिनके हाथ में हथियार है, देख रहे होंगे, ये लोकल लोग हैं जो कभी आर्मी में रहे हैं पहले, क्योंकि 2 साल की आर्मी इनके लिए मस्ट हुआ करती थी कि आपको 2 साल तक आर्मी में रहना ही रहना है। मैं कोशिश करता हूँ और मैं आगे जा सकूं इधर। वो देखिए, यहाँ पे कम से कम 50 से 70 लोग होंगे यहाँ पर, जिसमें आर्मी वाले और लोकल्स हैं वेपन्स के साथ। अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए टेलीस्कोप जो मिलता टेलीफोन मिलता, बस वही देखिए, मुझे बोला उसने टेलीफोन मत लेकर आ, जिस देखते ही उन्होंने वो कर दिया मुझे। तो ये है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आगे जाकर अभी थोड़ा और आपको दिखा सकूं। ये देखिए, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ से? जी जी, हम देख पा रहे हैं कुलदीप जी, हम देख पा रहे हैं। और हाँ देखिए, ये लोग छुपे हुए हैं, मुझे लगता है इस तरफ कुछ लोग, ये देखिए कैसे इन्होंने पोजीशन ली हुई है। कुलदीप जी के साथ हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। जैसे ही वो उनके साथ संपर्क होता है, एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यूक्रेन कह रहा है मानवीय कॉरिडोर देने पर चर्चा होनी चाहिए, थोड़ी देर में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत शुरू होनी है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। शरणार्थियों को लेकर बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ है यूक्रेन से, और रूस से बातचीत को लेकर यूक्रेन का ये बड़ा स्टेटमेंट है कि मानवीय कॉरिडोर देने पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और ये स्टेटमेंट जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होने हैं ठीक उससे पहले आया है। तो एक तरफ ह्यूमैनिटी की बात की जा रही है, बड़ी संख्या में यूएन एजेंसी का दावा ये कि 10 लाख लोगों का पलायन हुआ है 7 दिनों के भीतर, और ये नंबर लगातार आगे बढ़ेगा क्योंकि रशियन स्ट्राइक्स जो हैं वो जारी हैं। शांति फिलहाल उसकी संभावनाएं कम ही हैं। हालांकि आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 90 मिनट की बातचीत, और अब रशिया और यूक्रेन के बीच बातचीत, नेक्स्ट राउंड की बातचीत होनी है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, तो हर किसी के मन में, हर किसी के जहन में बस एक ही बात होगी कि किसी भी तरीके से जो ये इमीडिएट सीज फायर की बात की जा रही है उस पर दोनों देश किसी तरह की सहमति बना पाए। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब ताबड़तोड़ मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं यूक्रेन के अलग अलग शहरों में। उसी से जुड़ी हुई एक तस्वीर आप इस वक्त भी देख पा रहे हैं। और जहां तक हम आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा मानवीय संकट और मानवीय कॉरिडोर देने की बात यहां पर यूक्रेन द्वारा उठाई जा रही है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के जो सलाहकार हैं उनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। क्या इस मीटिंग में ये जो बातचीत होनी है इसमें क्या कुछ कॉन्क्रीट निकल कर आ पाएगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि रशिया के रुख को थोड़ा सा सॉफ्ट माना जा सकता है, थोड़ा सा नरम माना जा सकता है, क्योंकि रशिया के विदेश मंत्री एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जब तक वॉर अंजाम तक नहीं पहुंचेगी तब तक रुकेंगे नहीं, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि किसी तरह के प्री कंडीशंस रशिया द्वारा नहीं रखे गए हैं बातचीत के लिए। और दूसरी बड़ी बात वो ये कहते हैं कि परमाणु हमले की बात, परमाणु युद्ध की बात हमने नहीं की। नेटो और अमेरिका द्वारा ये बातें, यूक्रेन और अमेरिका द्वारा और नेटो द्वारा इस तरह की बातें की गई थी, इस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आए थे। जल्दी से एक कमेंट रविंद्र सचदेव आपका।
आदि जी, आप जब बोल रही थी मेरे जहन में एक चीज और आ रही थी। देखिए बिगर पिक्चर में ये जो वॉर है ना, अभी सीज फायर शायद हो जाए एटसेट्रा, बट रशिया का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो उसकी तरफ जाता जाएगा। वो कह रहा बिना कंडीशंस के बैठ जाऊंगा, बैठ गया। अब आपसे बोला ठीक है हम आ गए, अब मैं ये चाहता हूं इस स्टेप्स पे तुम एटसेट्रा। ये चीज लंबी जो स्पाइरल होनी है, इस पे आप देखिए आज ही खबर आ रही है आदित्य जी। हम 4-5 दिन से मैंने कई बार कहा था, आपको शायद याद हो, फिनलैंड एंड स्वीडन। आज खबर आ रही थी दोपहर को कि स्वीडन की एयर स्पेस में रशियन एयरक्राफ्ट का कुछ अलर्ट वगैरह इत्यादि आया है, राइट। तो अगर वंस अगेन बड़ी पिक्चर में हम देखें हो क्या रहा है, तो अगर रशिया को ये डर है कि मेरी बॉर्डर्स पे मेरे को नेटो नहीं रहा, राइट, तो यूक्रेन जिस भी कंडीशन में मेस में रहेगा, जो भी वो अलग रखिए, फिनलैंड भी तो शेयर करता है और फिनलैंड भी नेटो का मेंबर नहीं है। तो रशिया को लॉजिकली, इस लॉजिक से, राइट, दुनिया पूरी यही कह रही है और रशिया खुद कह रहा है, दुनिया छोड़ो, रशिया ये कह रहा है नेटो मुझे घेरना बंद करो, नए मेंबर्स मत बनाओ। तो अभी यूक्रेन के चक्कर में इतना चल रहा है, तो फिनलैंड भी जो बात कर रहा है, तो रशिया का कॉन्फ्लिक्ट वहां भी आएगा फिनलैंड और स्वीडन के साथ। कितनी जल्दी आता है, कितनी देर में आता है, बात अलग है। सो कमिंग बैक, मेरे विचार से अगर हम इस थियरी और ये जो लॉजिक और रशियंस कह रहे थे बार बार को देखें, तो यूक्रेन में भी रशियन फोर्सेस विड्रॉ तो इम्पॉसिबल, भूल जाइए। एट मोस्ट जो एग्री करेंगे टॉक्स होगी, चलो सीज फायर, और सीज फायर भी रशिया बोलेगा मेरी शर्तों। उसकी संभावना भी आपको कितनी लगती है संक्षेप में? सॉरी, उसकी संभावना आपको कितनी लगती है? सीज फायर की संभावना, जो कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। सीज फायर के लिए जो कंडीशंस लगाएंगे रशियंस, वो यूक्रेनियंस नहीं मानेंगे। ये कंडीशंस लगाएंगे, जेलेंस्की को बोलो रिजाइन करे और समथिंग लाइक दैट, राइट, या तुम साइन करो ये दिस थिंग कि हम नेटो कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो आई डाउट कि सीज फायर की कंडीशंस को यूक्रेनियंस मानेंगे। सो ऑब्वियसली ये चलता रहेगा। तो आप भी टॉक्स को लेकर रुपिंदर सचदेव बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये जिस तरह की विध्वंस की, विनाश की तस्वीरें, डिस्ट्रक्शन, लोगों की जान जा रही है, सिविलियंस की मौत हो रही है, महिलाएं, बच्चे, उन्हें टारगेट करने के आरोप लग रहे हैं, वॉर क्राइम्स की बात की जा रही है, बार बार इस बात को दोहराते हुए कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। फाइनली जो सोल्यूशन आएगी वो बातचीत से आएगी। इस उम्मीद के साथ आज जो टॉक्स होंगे वो खुले मन से होंगे और कम से कम सीज फायर की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। ये बड़ी कवरेज, तस्वीरें, जानकारी और विश्लेषण लगातार जारी है। कीव से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने देखी, कीव में, कैपिटल कीव में क्या माहौल है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। कुलदीप जी ग्राउंड रिपोर्ट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की क्या प्रेजेंस है, जो सिविलियंस है वहां पर उनमें क्या अंडरस्टैंडिंग है। अभी उन्होंने एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपने वेपन्स के साथ हैं ही, एक सिविलियन भी अपनी जो गन थी उसके साथ दिखाई दिया था। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आप रहिए हमारे साथ।